नमस्कार मेरे प्यारे प्रशिक्षुओं, आपका इंतज़ार आज फिनिश हुआ। आज हम लोग जिनका भी बैक है सेकंड सेम में मैथ में, जिनका भी मैथ में बैक है या फिर ना भी हो, तो ये पूरा का पूरा जितना सेकंड सेम का मैथ है थ्योरी प्लस जितना बुक में आपके पास क्वेश्चन है सबके सब कराने वाले हैं दोस्तों। आज चाहे हमको 5 घंटे, चाहे 4 घंटे, चाहे 3 घंटे, जितना भी समय लगता है लगने दीजिए। हम बिना कुछ खाए पिए सिर्फ थोड़ा सा पसीना वगैरह आ जाएगा तो उसको पोंछते हुए आपको हम बताएंगे। लास्ट तक आप बने रहिए। जब हम दृढ़ संकल्प लेके आपका पूरा का पूरा सिलेबस जो मैथ का है सेकंड सेमेस्टर का है ख़त्म कर सकते हैं, तो आप दृढ़ संकल्प लीजिए कि जब तक यह क्लास चलेगी तब तक हम देखेंगे। और प्लस एक उम्मीद है आपसे, क्योंकि हमारा फैमिली छोटा परिवार है, अभी बहुत बड़ा फैमिली तो नहीं है हमारा, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि हमने जितने भी पहल हम आपको करेंगे सब कुछ फ्री में करेंगे। हम वहाँ पे आपको यूपी टेट के पूरे मैथ पढ़ा दिए हैं, इसी प्लेलिस्ट में पढ़ा है, हिंदी भी पढ़ा लिए हैं, पूरा का पूरा खत्म हो गया है। आपका सीडीपी लगभग खत्म हो गया है, आपका इन्वायरमेंट भी लगभग खत्म हो गया है यूपी टेट के लिए, तो कोई चिंता करनी ही नहीं है आपको। आज जो ये चीज़ पढ़ा रहे हैं, अगर आप 4th सेमेस्टर में पढ़ते हैं तब भी देखेंगे, अगर आप सेकंड सेमेस्टर के लिए एग्जाम देने वाले हैं बैक वाले प्रशिक्षु तो देखेंगे ही। और उनसे एक उम्मीद है हमें कि आप लोग कम से कम 100 दोस्तों लाइव लाइए, 100 लाइव स्टूडेंट, आपसे यही उम्मीद है। बस आगे हम आपसे बीच में एक बार भी अब नहीं बोलेंगे कि आप सब्सक्राइब करिए, आप लाइक करिए, आप शेयर करिए। बस हमने एक बार बोल दिया, क्योंकि हमें टाइम वेस्ट नहीं करना है आप लोगों का। आप लोगों का टाइम बहुत ही अहम टाइम है दोस्तों। चलिए हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं सेशन को। देखिए साथियों, इसमें कितने भी चैप्टर हों हमको इससे नहीं लेना देना है, चाहे जितने भी चैप्टर क्यों ना हो आपको इसमें। आज पूरा का पूरा हम लोग खत्म करेंगे। ये पीडीएफ बनाने में बहुत लंबा समय लगा है ना। हमने सिलेबस का डिस्कस कर दिया था कल वाला, जो बच्चे देखे होंगे वो देख लेंगे, अन्यथा स्टार्ट करते हैं। चलिए दोस्तों, पहला आपका चैप्टर है, देखिए भैया, महाकाल का नाम ले लीजिए, महादेव का नाम ले लीजिए, जिसका जिसका नाम लेना है ले लीजिए, लेकिन रुके रहेंगे। यह पूरा हमको विश्वास दिलाइए आप लोग। चाहे आप 2 पे स्पीड करके देख लीजिए, चाहे आप 1.5 करके देख लीजिए, लेकिन पूरा बना रहना है आपको। ठीक है साथियों, चलिए पहला है 3 अंकों की संख्याओं का ल स तथा म से ज्ञात करना है साथियों। देखिए ल स म से निकालने का सबसे अच्छा फंडा बताएंगे, इसके बाद सीधे हम लोग चलेंगे अभ्यास पर, क्योंकि हमको कुछ इसमें करना नहीं है। मैराथन क्लास है दोस्तों, महा मैराथन समझिएगा। शायद ही आपको यूट्यूब पर ऐसा कहीं मिल जाए डीएलएड का, तो बोलिएगा साथियों, महा मैराथन A to Z प्रश्न कराएंगे थ्योरी के साथ। बस आप लास्ट तक बने रहिए। अगर इसको देख कर जाते हैं तो एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं आने वाला है। चलिए अगर बात करते हैं साथियों, इसमें क्या बोला गया है, 3 अंकों की संख्या ल स और म स बताइए। ल स भी म स भी। ल स का मतलब होता है ल स का मतलब होता है वह सबसे छोटी सी छोटी संख्या जो सब में कॉमन है वह ले लेते हैं, और जितना बचा हुआ चीज है वह छोटी से छोटी संख्या, मान लीजिए छोटी की छोटी संख्या का मतलब है सबसे बड़ा अंक। अगर बात करें हम, जैसे 6 है और 12 है, तो 6 और 12 का हमको एलसीएम निकालना है, तो 6 ले लेंगे और प्लस 2 ले लेंगे, इसमें बचेगा 2 ना, 2 एक्स्ट्रा इसमें है, तो 6 दूनी 12 एलसीएम हो जाएगा। लेकिन अगर म से पूछता है, HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, और एलसीएम का मतलब था लोवेस्ट, या फिर कह लीजिए लोवेस्ट, या फिर कह लीजिए आप इसे लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल होता है, यह कह लीजिए लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, जो सबसे छोटा सा छोटा मल्टीपल है उसका सबसे बड़ा अंक। जैसे बात करें 32 का और 64 का, क्या होगा दोस्तों इसका एलसीएम, तो आप बोलेंगे सर 16 भी तो हो सकता है, क्योंकि 16 से यह भी कट रहा है, यह भी कट रहा है, लेकिन हमने क्या बोला है, लोएस्ट, वह सबसे छोटा सा छोटा वैल्यू जो दोनों को पूरा का पूरा काट दे, पूरा का पूरा काटना चाहिए। बताइए इसके बाद कोई और वैल्यू नहीं है क्या दोस्तों? 32 भी तो है, 32 देखिए पूरा का पूरा इसे काटेगा और 64 को भी काटेगा, यानी कि हमारा एलसीएम 32 होगा, न कि 16 होगा। अगर इस तरह देखेंगे, 8 भी इन दोनों को काट रहा है, 4 भी इन दोनों को काट रहा है, लेकिन हम काटने की बात नहीं किए हैं। हमको सबसे छोटा सा छोटा वैल्यू वह चाहिए जो पूरी तरीके से इन दोनों को काट दे, यानी कि पूरी तरीके से काटने वाला क्या है, 32 ही तो है। 32 से अगर काट देंगे तो ऐसा नंबर मिलेगा, शेषफल हमें नहीं मिलेगा, मतलब शेषफल मिलेगा भी तो वह दोनों आपस में नहीं कटेंगे, वो दोनों आपस में को प्राइम फैक्टर होंगे, को फैक्टर होंगे, सह अभाज्य संख्या होंगे आपस में। सह अभाज्य संख्या क्या होता है हम इसमें पढ़ने वाले हैं। तो 32 से काटे तो 1 मिला, 32 से काटे तो 2 मिला, हो गया का मामला फिट। अब HCF की बात आती है, पहले समझ लीजिए फिर क्वेश्चन पे धड़ाधड़ चलेंगे, घबराइए मत। HCF 6 और 12 कॉमन क्या है 6, तो 6 HCF।
अगर बोला जाए 12 और 24 में क्या कॉमन है तो बोलेंगे सर 12, तो 12 HCF। जो कॉमन रहेगा, जो कॉमन होगा, जैसे बात करें 5, 3, 2 में क्या कॉमन है, कहेंगे सर कुछ कॉमन नहीं दिख रहा। भैया कुछ तो नहीं बोलेंगे, एक बोलेंगे, क्या है, 1 कॉमन है। 1 मिनट हम देख लेते हैं, कट तो नहीं रहा है कहीं। 1 मिनट आप लोग थोड़ा सा पॉज करिएगा। चलिए ठीक है भैया, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, बस आप लोग देखते चलिए। अब हम लोग आगे चलते हैं, यहाँ तक समझ में आ गया। अब क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए क्वेश्चन देखिए क्या क्या दिया है। सबसे पहला क्वेश्चन फटाफट बिना कुछ ही डिले किए, आप यह नहीं बोलेंगे सर बहुत फास्ट हैं आप। फास्ट नहीं हैं हम, आप स्लो हैं। आप थोड़ा सा फास्ट हो जाइए क्योंकि हमको पूरा सिलेबस खत्म करना है साथियों, आप समझ सकते हैं। चलिए अगर हम बोलें 8, 8, 4 का आप क्या करिए, गुणनखंड करिए। क्या करिए, गुणनखंड करिए। तो आप कैसे करेंगे गुणनखंड साथियों, इस प्रकार से गुणनखंड करेंगे। पहले इसको काटेंगे 2 से काटेंगे तो कितना बचेगा, 2 चौके 8, 2 चौके 8, 2 दूनी 4। फिर 2 से काटेंगे, फिर कितना बचेगा, 2 गुणे मतलब 2, 2, 1 बचेगा। अब 2, 2, 1 किससे कट रहा है, किसी से नहीं कट रहा है, यानी कि हमारा राइट आंसर क्या हो जाने वाला, अब कटेगा कटेगा कटेगा। ये देखिए 13 से कट रहा है क्या, 13 एकम 13, कितना बचा, 7 और 2, 7, 2, 9, 13, 7, 91, हाँ कट रहा है ना, 13 से भी कटेगा, लास्ट में 17 बच जाएगा। तो यह गुणनखंड हो गया साथियों, गुणे 1, यह गुणनखंड होता है। गुणनखंड का मतलब यह हो गया किसी भी वैल्यू को इस कदर तोड़ देना कि उसमें सारे के सारे वह वैल्यू आ जाए जो उस बड़े वैल्यू को काटते हों, पूरी तरीके से विभाजित करते हों। देखिए 2 भी इसको काट के 0 से फल देगा, ये वाला भी 2 काट के 0 से फल देगा, बगैर एक 4 भी अगर आ जाता है तो 4 भी इससे काट कर 0 से फल देगा, वह तो उसका गुणनखंड होगा। ठीक है, गुणनफल नहीं, गुणनखंड होगा, इसे गुणनखंड बोलेंगे। लेकिन यह गुणनफल है, मतलब इसमें इसका गुणनफल का मतलब इसको कितने पार्ट में तोड़कर मल्टीप्लाई करें तो वही वैल्यू आ जाए। तो मतलब कि 2 गुणे 2 गुणे 13 गुणे 17 गुणे 1 करेंगे तो यह मिल जाएगा। लेकिन 4 क्या है सर, 4 इसका गुणनखंड है। 13 दूना 26, 26 से भी कटेगा यह। 26 क्या है इसका गुणनखंड है। 2 गुणे 17, 17 दूना 34, 34 क्या है सर इसका गुणनखंड है। ठीक है, 4 गुणे 13 कर देंगे, 4 गुणे 13 करिए, 4 12 का 2 हाथ में आएगा, 4 एकम 4 1 5, 13, 2 गुणे 2 13, 2 गुणे 2 यानी कि 4, 13 का 4 में गुणा करेंगे 52 आएगा। 52 क्या है इसका गुणनखंड है, गुणनफल नहीं है, गुणनखंड है। गुणनफल तो यह सब है। ठीक है, गुणनफल का मतलब गुणा करने से यह मिल जाए, गुणनफल का मतलब गुणा करने से वह मिल जाए। गुणनखंड का मतलब क्या होता है, ऐसी वैल्यू, मतलब ऐसे चाहे जितने वैल्यू हो सकते हैं, कितने वैल्यू होंगे यह हम यूपी टेट में पढ़ेंगे, इसमें नहीं है आपका सिलेबस में। कितने वैल्यू ऐसे हैं जो इसके गुणनखंड हैं, चुटकी में निकालना बताते हैं उसको। लेकिन इसमें पूछा गया है आपको गुणनफल और गुणनखंड में अंतर बताइए। तो गुणनफल का मतलब कि वह वैल्यू जो किसी भी बड़े से बड़े भाग का मल्टीपल होता है। ठीक है, और गुणनखंड का मतलब ऐसा वैल्यू, ऐसे कितने वैल्यू हैं जो कि इसको काट सकते हैं। जैसे हमने देखा 2 भी है, 2 दूनी 4 भी है, 4, 13 दूना 26 भी है, 13 चौको कितना आएगा, 4 एकम 4, 4 3 12, 4 एकम 4 यानी कि 40 और 12 यानी कितना हो गया 52, 13 चौको 52 भी है। इस तरह से समझ गए गुणनखंड और गुणनफल में क्या अंतर है साथियों। अगर नहीं समझे तो एक बार फिर से देखिए। गुणनफल का मतलब ऐसा वैल्यू जो किसी नंबर का कितना गुणनफल है, और गुणनखंड का मतलब होता है कितने नंबर ऑफ काटने वाले वैल्यू हैं उसके, यह होता है ना। चलिए आगे चलते हैं, अब हम स्टार्ट करते हैं लगाना, HCF LCM निकालते हैं। अब बस शुरू होगा तो खत्म, पहला चैप्टर खत्म हो गया, समझ लीजिए शुरू किए कि खत्म हुआ। अब आप बताएंगे 120, 144 और लीजिए 204 में HCF बताइए। क्या बताना है, HCF आपके बुक का पहला सवाल है। ये आपके बुक का लिया गया है क्योंकि उपासना जी बहुत सारे ऐसे फ्रेंड थे, सर बुक से कराइए। देखिए आप लोग को बुक से ही करना चाहिए, लास्ट टाइम हो चाहे पहला टाइम हो, चाहे पहली बार दे रहे हो एग्जाम, चाहे लास्ट टाइम दे रहे हो एग्जाम, इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। जब तक आप बुक नहीं टच करेंगे तब तक किसी लायक नहीं है। चाहे आप राजन सीरीज से कर लें, चाहे कोई सीरीज से कर लें। 16 सितंबर को आपका एग्जाम है, तो बेहतरीन तरीके से 5 दिन है, आराम से तैयारी करिए। इसको 2 से 3 बार देखिए, तैयार है सब कुछ। देखिए 120, 144, 204, इसमें क्या कॉमन है, अगर इसको ब्रेक करेंगे, देखिए कैसे निकालना है HCF। सबसे बच्चों वाला तरीका इस तरह से कर लेंगे, निकाल लीजिए 12, कितना बचा 10, 12 का गुणा 12 का 12 कम 12, 12 8, 12 7 84, 7 आ गया। अब इसमें कुछ कॉमन है, इन तीनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो हमारा HCF क्या होगा दोस्तों, 12 हो जाएगा। अगर इसी जगह पूछा होता हमसे LCM बताइए,
तो 12 से तो काट दिया हमने, 12 सब में कॉमन था, उसको निकाल लिया हमने। अब यहाँ पे देखते हैं किससे, 2 से पहले काटेंगे, 2 पच्चे 10, 2 छक्का 12, 17। अब कुछ कॉमन नहीं है, देखिए ना ही 5, ना ही 6, ना ही 17 में कुछ कॉमन नहीं है, तो यहाँ से 12 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 6 गुणे 17, यानी कि एलसीएम क्या आ जाएगा, 12 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 6 गुणे 17। यह पूरा का पूरा एलसीएम होगा साथियों, है ना, समझ गए। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए 2 तरीके से आपके एग्जाम में आता है प्रश्न एलसीएम का और एचसीएफ का। पूछा जाता है कि भाग विधि से बताइए, और पूछा जाता है गुणनफल या गुणनखंड मेथड से बताइए। तो गुणनखंड मेथड यही है छात्रों, गुणनखंड का मतलब कि गुणा कर कर बताइए। गुणा कैसे करना है आपको, मतलब कि कैसे करना है गुणा, आपको अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्याओं से गुणा करना स्टार्ट करना है। जैसे 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, 3 उसके बाद है 5, उसके बाद है, उसके बाद क्या है 7 है, उसके बाद क्या है 11 है, उसके बाद 13 है, उसके बाद 17 है, उसके बाद 19 है। इस तरह क्रम से काटना स्टार्ट करेंगे। अभाज्य संख्याओं का होना चाहिए, अभाज्य संख्या, गुणनखंड का मतलब ही होता है कि अभाज्य संख्याओं से कटना चाहिए, ठीक है, गुणनखंड मेथड से करेंगे। अगर भाग मेथड से करते हैं तो चलिए एक भाग वाला कर लेते हैं, एक भाग वाला मेथड करते हैं, देखिएगा ध्यान से। देखिए 671, 781, 1400 यह दिया है, इसको भाग मेथड से करिए। अब भाग मेथड से आ गया तो आपको पता है सबसे छोटा यह है, फिर उसके बाद यह है, फिर उसके बाद यह है, तो सबसे बड़ा सबसे बाद में रखेंगे, सबसे छोटा सबसे पहले, काटिए। इस तरह से भाग मेथड होता है, काटिए भैया इसे। एक बार में गया तो 671, 0, 8 में से 7 गया 1, 7 में से 6 गया 1। अब यह तो इससे नहीं कट रहा है, जब नहीं कट रहा है इसको लगाएंगे और 1441 यहाँ पे ला कर रख देंगे, 1441 दोस्तों। अब आपको पता है यहाँ पर अगर 1331 होता तो 11 का क्यूब हो जाता, लेकिन 1331 नहीं 1441 है, तो भूल कभी मत काटिएगा। अब देखिए काटिए, इससे कितने बार में जाएगा, पहले तो एक बार में जाएगा 110, 4 बचेगा, 4 में से 1 जाएगा, 3 बचेगा, यहाँ पे 0 बचेगा, फिर 1 ले लेंगे। अगर इसका 3 में गुणा करते हैं, 111 मतलब 110 का 3 में गुणा करेंगे तो 330 मिलेगा। यहाँ पे 341 मतलब 3 बार जाएगा, 330 मिलेगा, 330 यानी 1 मिलेगा, 4 में से 3 गया 1 मिला, गुड़े यहाँ पे कट्टम कुट्टम। अब ये पूरी तरीके से नहीं कटा, अगर पूरी तरीके से कट जाता तो हम क्या बोलते, यही हमारा क्या हो जाता दोस्तों, HCF हो जाता, HCF हो जाता। क्या पूछा इसमें, मसप हो जाता। लेकिन जब पूरी तरीके से नहीं कटा, पूरी तरीके से नहीं कटा, देखिए यहाँ पे कहाँ गलती हुआ है, 660, अच्छा यहाँ पे कहीं गलती हुआ है क्या, देख लीजिए। अच्छा 1 मिनट, इसको पूरा लेना, अच्छा है ना, 1 मिनट इसको देखिएगा तो यहाँ पे 610, इसको काटते रहिए, पूरा का पूरा काटते रहिए। यहाँ पे 110 है, 671 रखेंगे, अब 671 रखेंगे, अभी रहने दीजिए इसको। अब 110 से जब कैंसिल करेंगे तो कितने बार में जाएगा, 6 बार में जाएगा, तो 660 होगा। यहाँ पे 1 बचेगा, यहाँ पे 7 - 6 1 बचा। अब 111 जो 11 है छात्रों, इसको ले लेंगे, जो बच रहा है 11 से एक बार में गया तो 11 से कट्टम कुट्टम हो गया, 0 यहाँ पे बढ़ा दिए, 0 यहाँ पे भी बढ़ा दिए, ले 11 से 10 बार में कट गया। अब हमको यह देखना है कि जो यह 11 है क्या इसको काट रहा है 1441 को। अगर 1441 को भी काट रहा है 11, तो इसका मतलब मसप हमारा क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा। काटिए, 11 एकम 11, 3 बचेगा, 4 आएगा ऊपर से नीचे, तो 11 3 33 यानी 1 बचेगा, 1 उतारेंगे तो 11 एकम 11, मतलब 11 जो है छात्रों हमारा वो क्या है प्रशिक्षुओं, हमारा मसप हो जाएगा, मसप यानी कि HCF। ऐसा एक प्रश्न आएगा। अब इसमें आपको प्रैक्टिस करना है। चलिए अभ्यास पे आ जाते हैं हम लोग, अभ्यास पे आ जाते हैं। अभ्यास का पहला प्रश्न, अभ्यास का पहला प्रश्न, अभ्यास का पहला प्रश्न क्या बोल रहा है, 125, 220 तथा 275 का LCM बताइए, गुणनखंड मेथड से भी बताना है। देखिए 125 बोला और क्या बोला, 220 बोला और क्या बोला, 275 बोला। इसका हमें बताना है LCP गुणनखंड मेथड से, तब हम ऐसे करेंगे भैया, करिए। 2 से कट रहा है कुछ जी, यह कट रहा है 2 से काट लीजिए पहले, यह 2 से नहीं कट रहा है पूरा लिख लीजिए। 2 से कट रहा है तो कट रहा है 2 से एक बार में 0, 275, फिर काटिए 2 से, यह 125 हो गया, यह कितना होगा 2 पचे 10, 1 बचा 2 पचे 10, यहाँ कितना होगा 275 होगा साथियों। फिर अब किससे कटेगा, 5 से, देखिए कट रहा है, 5 से काटिए, अभाज्य संख्या लेनी है। 3 से कट रहा है क्या, 3 से कोई कट रहा है, देखिए तो 7 2 9 नहीं कट रहा है, तो 5 से कटेगा। 5 दूनी 10, 5 पचे 25, 5 एकम 5 पचे 25, 5 पचे 25, 55 आ गया। फिर 5 से कटेगा, अभी काटिए 5 से, 5 पचे 25, 11, 5 एकम 5 एकम। अब देखिए 5 से एक बार में जाएगा,
11 11 11 11 आ जाएगा। अब 11 से एक बार में जाएगा छात्रों, यानी कि 1 1 1 आ गया। अब पूछा जाए ल स प बताइए, तो बोलेंगे सर ल स प तो हमारा यही है, ल स प तो हमारा यही है, 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 11। क्या हो जाएगा छात्रों? देखिए 5 पचे 25, सबसे अच्छा फंडा है गुणा करने का। देखिए 5 पचे 25, 25 पचे 125, 25 पचे 125 दूनी 250, 250 दूनी 500, 500 का गुणा 11 में कर दीजिए तो आ जाएगा 11 पचे 55, 55 के आगे 2 जीरो लगा दीजिए छात्रों, यह हो जाएगा आपका ल स प 5500। देख लीजिए 5 दूनी 5 पचे 25, 25 पचे 125, 125 दूना 125 दूना 250, 250 दूना 500, 500 का गुणा 11 में तो 5500। इस तरह से हो गया। ये आपका अभ्यास का प्रश्न था। इस टाइप्स का कम से कम इसमें 10 प्रश्न है, 10 नहीं 4 प्रश्न है, तो चारों का चारों आप करेंगे। ठीक है, अब आगे चलते हैं। आगे देखिए एक किस टाइप का प्रश्न आ सकता है आपके एग्जाम में छात्रों? देखिए एक किस टाइप का प्रश्न आ सकता है आपके एग्जाम में? आ सकता है वह छोटी से छोटी संख्या बताइए जिनको 15, 25 और 30 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 11 शेष रहे। क्या क्या बोला गया? वह छोटी सी छोटी संख्या बताइए जिनको 15, 25 और 30 से विभाजित करने पर शेषफल कितना बच जाएगा? 11 बचना चाहिए, शेषफल 11 बचना चाहिए। वह छोटी सी छोटी संख्या बताइए जिसको विभाजित करने पर है ना, जिसको वो छोटी छोटी संख्या बताइए जिनको विभाजित करने पर, इससे अगर विभाजित कर दें तो 11 शेषफल बचना चाहिए। वो छोटी सी छोटी संख्या क्या हो सकती है? ऑप्शन में दिया है 139। देखिए ऑप्शन वाला प्रश्न कैसे करते हैं हम आपको बताते हैं। 139, 150, तीसरा ऑप्शन दिया है 149, चौथा ऑप्शन दिया है 161। देखिए ऑप्शन वाला प्रश्न कैसे करते हैं। अगर 15, 25, 30 है, यहाँ पर शेष 11 है, आपको पता है शेष 11 लास्ट में हम जोड़ देंगे। सबसे पहले अगर इस तरह पूछता है छोटी सी छोटी अगर आपके लैंग्वेज में आ गया तो वहां पर हमेशा और हमेशा दिमाग में कॉन्सेप्ट में रख लीजिए अपने कि ल स प निकलता है। क्या निकलता है? ल स प निकलता है। अगर वहां पे बड़ी सी बड़ी बोलता है ना, बड़ी से बड़े बताइए, बड़ी से बड़ी संख्या बताइए, इतना का बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जो इसको पूरी तरह से काट देगा, है ना, इस तरह से पूछ लेगा। अगर बड़ी से बड़ी पूछता है तो वहां पे HCF निकालते हैं, म स प निकालते हैं। जहां पे छोटी से छोटी पूछेगा वहां पे LCM ल स प निकालते हैं छात्रों। अब यहाँ पे देखिए 15, 25, 30, पहले एक बेसिक देखिए फिर उसके बाद हम आपको कॉन्सेप्ट बताएंगे कैसे करेंगे, कैसे ऑप्शन वाला करेंगे इसमें ऑप्शन से। अब 15, 25, 30 का LCM क्या होगा? तो कहेंगे सर 15, 25, 30 का जब इस तरह से हम LCM निकालेंगे तो एक तो 30 आ जाएगा प्लस 5 पचे 25 है तो एक 5 आ जाएगा, यानी 5 3 15 150 होगा। ऐसे तो निकाल सकते हैं आप ना भाई। पहले 3 से गुणा कर लीजिए, 3 पचे 15, 25, 10, फिर 5 से कर लीजिए, 5 एकम 5 पचे 25, 5 दूनी 10, फिर 2 से काट लीजिए एक बार में, फिर 5 से काट लीजिए एक बार में, ये आ जाएगा ना। समझे भाई? 5 दूना 10, 10 पचे 50, 50 या 15, 150 आ गया। समझे कि नहीं? अब 150 क्या है हमारा? 150 दोस्तों LCM है। LCM किसका है? इसका। मतलब ये तीनों संख्याएं पूरी तरीके से इसको काट देंगी, पूरी तरीके से कैंसिल आउट कर देंगी। लेकिन हमको बोला 11 शेष बचेगा। 11 शेष तो तब न बचेगा जब इसमें 11 आप जोड़ेंगे। जोड़ दीजिए, 161 आपका राइट आंसर होगा, 161। अब इसको ऑप्शन से कैसे करेंगे? देखिए सबसे पहले हम 15 को उठा लेंगे। 15 दहा में 150, 150 तो कैंसिल हो रहा है, यह नहीं होगा, यह कम है, यह नहीं होगा। 149, 14 से इस पर यह नहीं होगा, यानी कि 15 से जब काटेंगे तो 150 है, 150 से प्लस 11 जोड़ेंगे तो 161 राइट आंसर हो जाएगा। इस तरह से ऑप्शन वाला करेंगे। एक प्रश्न इस अभ्यास से और देखते हैं, तो इसके बाद दूसरे चैप्टर पे चलते हैं। पहला चैप्टर क्लोज। अभी फास्ट करेंगे स्पीड, घबराइए मत भैया, अभी हम फास्ट करते हैं स्पीड को। एक और प्रश्न लगाइए आप सभी लोग। देखिए पूछा गया है 3 अंकों की, पहले एक और लगा देते हैं फिर इसके बाद इसको करते हैं। वह बड़ी सी बड़ी संख्या बताइए। पहले दिमाग से प्रश्न देखिएगा, पढ़िएगा अच्छे से, फिर सॉल्व करना है। हमें पहले प्रश्न को पढ़ना है, पेपर में अच्छे से पढ़ना है, टाइम पर्याप्त होता है। आप उतने ही समय में पूरा का पूरा आपको यूपी टेट में आ जाएंगे तो मात्र आपके पास बहुत कम से कम समय होगा उसकी अपेक्षा, और आपको पूरा का पूरा पेपर सॉल्व करना होता है। तो आपके पास टाइम पर्याप्त होगा पेपर में, बिना लापरवाही के, बिना किसी के गलत किए हुए आराम से प्रश्न को 1-2 बार पढ़ेंगे फिर सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए इसमें देखिए वह बड़ी सी बड़ी संख्या बताइए। वह बड़ी सी बड़ी बोल दिया, बस अब इसी जगह समझ जाएंगे। वह बड़ी से बड़ी, वह बड़ी से बड़ी, वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए। वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जिससे 133 और 78 को विभाजित करने पर शेष कितना दे रहा है? शेष 3 देगा।
एक बार फिर से प्रश्न को सुनिए। वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए, वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जिससे, वह बड़ी बड़ी संख्या बताइए, बड़ी से बड़ी, जिससे 133 78 को भाग देने पर, जिससे 133 और 78 को विभाजित करने पर, भाग नहीं विभाजित करने पर, विभाजित 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 करने पर, विभाजित करने पर शेष 3 मिलता है, शेष 3 मिलता है, यह बोला गया है। ऑप्शन दिया है, ऑप्शन दिया है 3, ऑप्शन 2 दिया है हमें 4, ऑप्शन 3 दिया है दोस्तों कितना 5, ऑप्शन 4 दिया है 1। बताइए शेष 3 बचना चाहिए। अगर शेष 3 बचेगा तो आपको पता होना चाहिए बड़ी से बड़ी की बात किया है छात्रों। यहाँ पर हम लोग क्या ले लेंगे, एलसीएम की HCF। अब यहाँ पे गाड़ी फंसेगी। आपको पता होना चाहिए छात्रों, अगर शेष 3 बच रहा है तो यानी कि अगर इसको विभाजित करना है, विभाजित करने पर वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जिसको इससे, जिसको बोला गया ना जिससे 133 और 78 को, जिससे मतलब कि जिससे, यहाँ पे लिख लीजिए जिससे कंफ्यूजन नहीं होगा, जिससे 133 और 78 को विभाजित करने पर शेष फल 3 मिलता है हमेशा। तो बताइए वो कौन सी बड़ी से बड़ी संख्या, क्या 3 से इसको काटिए 3 चौको 12, 1 बचा 3 चौको 12, शेष फल 1 मिला। 3 से इसको काटिए 3 दूनी 6, 1 3 6 18 पूरा कट गया, मतलब ये तो होगा ही नहीं भाई, 3 तो होगा नहीं। 4 देखिए 4 3 12, 1 बचा, 4 3 12 भाई 1 मिला, मतलब कि यह तो होगा ही नहीं हमारा, क्योंकि शेषफल 1 दे रहा है, हमें 3 चाहिए शेषफल। समझ रहे हैं? अब इसको देखिए 5 3 15, नहीं 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, इसको कैंसिल करिए, 5 दूनी 10, 3 बचा, इसको कैंसिल करिए भाई, कैंसिल करने आना चाहिए भाई। देखिए लूज नहीं पढ़ना है, पेपर है कल, मतलब कि 16 सितंबर को, तो आप लोग को एक थोड़ा सा एनर्जेटिक होना पड़ेगा। हम आपके साथ जब लगे हैं, पूरा पसीना उसीना बहा रहे हैं, तो आपको भी हमारे साथ लगना पड़ेगा भाई। देखिए आप लोग मोटिवेट रहिए, हमेशा मोटिवेट रहिए। अब यहाँ पर 5, अगर इसको हम 5 से काटते हैं तो 5 दूनी 10, बचेगा 3, 5 36, बचा कितना 3। अब यह तो हमारा हो सकता है, आगे चेक कर लेते हैं। 5 एकम 5, बचा कितना 3, 8 लिख देंगे, 5 36 कैरी 3, यानी कि यही हमारा राइट आंसर होगा। जैसे हमने पहले इससे काटा, शेषफल 1 मिल रहा था, इससे काटा, शेषफल 1 मिल रहा था इसमें, और यह वाला में भी शेषफल 1 काट लीजिए, 4 एकम 4 3 4 4 9 36, शेषफल 2 मिलेगा इसमें, लेकिन हमें शेषफल तो 3 चाहिए ना भाई, तो 5 को चेक कर लीजिए, 5 से काटिए 133 को, काटिए, 5 दूनी 10, 3 बचेगा, 5 36, 5 36 3 बचेगा, यानी शेषफल 3, यही राइट आंसर होगा साथियों हमारा, क्योंकि 78 को भी काटेंगे तब भी शेषफल 3 आएगा, यानी कि राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। इस तरह से देखिए ऑप्शन वाले प्रश्न ऐसे ही करना है हमको। जब थ्योरी वाला पूछेगा तो उसके लिए हमने आपको पिछला वाला कॉन्सेप्ट बताया है, उससे करेंगे। अगर बड़ी से बड़ी संख्या पूछ रहा है तो एलसीएम करेंगे, एलसीएम के बाद जो आएगा, सॉरी अगर बड़ी से बड़ी संख्या पूछ रहा है तो एचसीएफ निकालेंगे, एचसीएफ के बाद जो आएगा उसमें हम लोग 3 जोड़ देंगे। इस प्रकार से अगर छोटी छोटी संख्या की बात करेगा तो एलसीएम निकालेंगे, उसमें 3 जोड़ देंगे। ये आपका प्रश्न, ये आपका खत्म होता है दोस्तों, पहला पढ़ा खत्म। अच्छा एक प्रश्न इसमें और कर लेते हैं, बेहतरीन प्रश्न है, देखिएगा। बोला है, सुन लीजिए आप लोग, आपके पास बुक होगा तो बुक में देख लीजिए। प्रतीक, अजय और असलम, प्रतीक प्रतीक अजय, प्रतीक अजय असलम, प्रतीक अजय असलम, यह 3 लोग हैं। तीनों लोग एक वृत्ताकार पाथ पर, एक वृत्ताकार पाथ पर दौड़ रहे हैं। यह बोला गया है प्रश्न में, प्रतीक, अजय और असलम किसी वृत्ताकार मार्ग का एक चक्कर जो प्रतीक पूरा करता है 12 मिनट में पूरा करता है, और जो अजय पूरा करता है वो 15 मिनट में पूरा करता है भाई, और जो हमारा असलम पूरा करता है यह 18 मिनट में पूरा करता है, 18 मिनट में पूरा करता है। अब तीनों एक पॉइंट से दौड़ना स्टार्ट होते हैं, प्रतीक भी, अजय भी और असलम भी, ये तीनों एक पॉइंट से दौड़ना स्टार्ट करते हैं। तो बोला गया है आपके प्रश्न में कि वह पुनः स्थिति कौन सी होगी कि तीनों एक बार पुनः मिल जाएंगे, वह समय क्या होगा कि वह पुनः मिलेंगे वापस से। तो बोला गया है यह समय क्या है, मतलब आपके प्रश्न में ही बोला गया कब स्टार्ट करते हैं दौड़ना, 8:30 पे वो दौड़ना स्टार्ट करते हैं छात्रों, 8:30 पर वो दौड़ना स्टार्ट करते हैं एक साथ। अब दोबारा वो तीनों कहाँ एक साथ मिलेंगे, दोबारा कितने घंटों बाद या फिर कितने मिनट बाद वो एक साथ मिलेंगे छात्रों, ये आपको बताना है। देखिए पहला प्रतीक 12 मिनट, 12 मिनट ये बोला गया ना, प्रतीक 12 मिनट, 12 मिनट में एक चक्कर लगा लेता है, और जो अजय है वो 15 मिनट में एक चक्कर लगा लेता है, और असलम 18 मिनट में एक चक्कर लगा लेता है।
दोनों एक साथ दौड़ना स्टार्ट करते हैं तो आगे कितने घंटे बाद एक बार और मिलेंगे, यह पूछा गया। कितने घंटे कितने मिनट बाद एक बार और दोनों का मीट पॉइंट होगा। तो बताना है दोस्तों, यहाँ पे 12 दिया है, 15 दिया है, 18 दिया है। अब हमने आपसे बोला था, अब इसमें क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। क्या निकालेंगे, एलसीएम। एलसीएम ले लीजिए, देखिए 2 से काटिए, 2 छक्का 12, 15, 18, 2 9 18, 2 से काटिए, 2 3 6, 15 9, 3 से काटिए, 3 एकम, 3 5 15, 3 त्रिका 9, फिर अगेन 3 से, फिर अगेन 5 से, तो 5 3 15, 15 3 45, 45 दूना 90, 90 दूना 180। तो राइट आंसर हमारा क्या होना चाहिए, 180 मिनट। 180 मिनट बाद ऑप्शन में दिया है आपके क्या क्या, 180 मिनट दिया है ऑप्शन में, ऑप्शन 2 में दिया है छात्रों, ऑप्शन 1 में 180, 3 घंटा ऑप्शन 2 में, ऑप्शन 3 में दिया है 11 AM पर मिलेंगे, ऑप्शन 4 में दिया है 11:30 AM पर मिलेंगे, 11:30 यानी 11:30 पर मिलेंगे, यह बोला गया है। देखिए क्या क्या इसमें आपसे यह पूछा गया है, क्या पूछा गया इसमें, गलत पूछा गया है क्या, यहाँ मिलेंगे समय दोबारा एक साथ होंगे यह पूछा गया है। तो बताइए 180 तो हो गया हमारा एलसीएम। अब 180 मिनट हमको दिख गया तो 180 मिनट लगा देंगे राइट आंसर। लेकिन आपको पता है दोस्तों, इसमें बोला गया है कि कितने समय बाद मिलेंगे। तो 180 को अगर आप लोग 60 से डिवाइड करते हैं तो 6 3 18, 3 घंटा क्या नहीं सही होगा क्या, बिल्कुल यह भी सही होगा। अब 8:30 बोला गया है, अगर 8:30 में आप 3 घंटा ऐड करेंगे छात्रों तो कितना होगा, 11:30 होगा कि नहीं होगा, 8 2 10 11:30 होगा कि नहीं होगा भाई, होगा, मतलब यह भी सही है छात्रों। क्या गलत है, यह वाला गलत है। इसमें यह पूछना चाहिए था इसको कि कौन सा मीट पॉइंट नहीं होगा, यह पूछना चाहिए था। इसमें 3 ऑप्शन सही है। तो इस प्रकार के प्रश्न अगर गलत होते हैं तो आप देखिए छात्र इसको भी लगाएंगे, इसको भी लगाएंगे, इसको भी लगाएंगे, कुछ लोग इसको, कुछ लोग इसको, कुछ लोग इसको अगर लगाने वाले हो गए तो गलत हो जाएगा। लेकिन ये तीनों लगाने वाले बिल्कुल परफेक्ट होंगे, क्योंकि 3 घंटा 180 मिनट को ही कहते हैं। और अगर मिलेंगे 8:30 से दौड़ना स्टार्ट करते हैं तो 3 घंटे बाद मिलेंगे, तो 8 और 3 11:30 पर भी मिलेंगे, यह भी सही है, तीनों सही है ऑप्शन, ठीक है ना। इस तरह के प्रश्न दिए थे। और चलिए आगे चलते हैं, एक चैप्टर फिनिश फटाफट। अब थोड़ा तेजी कर लाएंगे अपने में, ठीक है, थोड़ा तेजी लाएंगे, आप लोग भी थोड़ा तेज हो जाइए। एक बार वीडियो को देख लेते हैं। चलिए भाई, अब देखिए अगर इस स्पीड से चलेंगे ना तो हमको कम से कम 4 घंटे लग जाएंगे। तो हम चाहते हैं 3 घंटे के अंदर अंदर सिमट जाए, तो थोड़ा सा कम प्रश्न बताने की कोशिश करेंगे, कॉन्सेप्ट ज़्यादा देंगे। आपको कॉन्सेप्ट से चलना है, कॉन्सेप्ट से ही अगर करेंगे तभी सारे प्रश्न सही होंगे। कॉन्सेप्ट नहीं है तो नहीं कर पाएंगे सही। आपको नंबर उठाना है तो कॉन्सेप्ट आना चाहिए, ठीक है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब दूसरा चैप्टर है आपका दोस्तों क्या, व्यंजकों में प्रयुक्त जोड़, घटाव, गुणा, भाग, संकेत तथा कोष्ठकों का सरलीकरण। क्या क्या पढ़ना है, व्यंजक, व्यंजक पहले क्या होता है यह बताएंगे हम आपको। दूसरा, व्यंजकों का जोड़ करना है, व्यंजकों का घटाव पढ़ना है, व्यंजकों का गुणा पढ़ना है, व्यंजकों का भाग पढ़ना है, भाग है कि नहीं है इसमें भैया, भाग है। और व्यंजकों का मतलब कोष्ठकों का सरलीकरण यह पढ़ना। इतनी चीज हमको इसमें देखना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहला चीज है हमको पता होना चाहिए बीजक या फिर बीजीय व्यंजक क्या होते हैं। बीजीय व्यंजक की अवधारणा बताइए। अब आपके दिमाग में एक चीज सेट होना चाहिए कि सजाति ही आपस में जुड़ते हैं, सजाति ही आपस में घटते हैं। सजाति का गुणा भाग क्या हो सकता है, नहीं, उसमें विजाति भी होगा तब भी गुणा भाग होगा। जैसे अगर ऊपर यक्स क्यूब है नीचे यक्स है तो कैंसिल करेंगे तो यक्स से एक बार में जाएगा तो यक्स स्क्वायर आएगा। अगर आप लोग पढ़े होंगे घातांक नियम तो आपको पता है यक्स क्यूब के ऊपर पावर 3 है, यक्स के ऊपर पावर 1 है, तो जब बटे में होता है और समान बेस होता है तो घात आपस में घट जाते हैं। तो यक्स बराबर, यक्स के ऊपर क्या हो जाएगा 3 - 1 यानी यक्स बराबर 2। और इस तरह आप डायरेक्ट भी काट सकते हैं और यह नियम भी फॉलो कर सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया, समान जाति आपस में जुड़ेंगे, आपस में घटेंगे। अगर बोलेंगे 5x² है, माइनस करना है 3x² को, तो आप बोलेंगे सर इस ये तो समान जाति है, समान जाति के हैं, x² ही है, तो x² से कुछ लेना देना नहीं है, लास्ट में x² ही आएगा। अगर 5 - 3 करेंगे तो 2x² आपका राइट आंसर होगा।
अगर इसी जगह जोड़ होता तो 5 + 3 8 आता, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, उसी जगह एक्स स्क्वायर ही हो जाते तो एक्स स्क्वायर ही हो जाता, 8x स्क्वायर हो जाता। लेकिन अगर 8x स्क्वायर है भैया, इसको काटना है 4 से भैया, 4x से काटना है, तो यहाँ पर सजाती हमको नहीं देखना है, हमको सिर्फ घात देखना है। क्या देखना है? घात देखना है। x यहाँ पर 1 पावर में, यहाँ पे 2 पावर में है, तो 1 पावर खत्म होगा तो x बचेगा केवल, 4 दूनी 8 होगा, तो 2x इसका राइट आंसर हो जाएगा भैया। अगर आगे देखेंगे भैया महाराज, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे 8x स्क्वायर है, गुणा करना है हमको 2x से, तो यहाँ पर हमको गुणा और भाग में यह नहीं देखना होता है कि स जाती हैं कि बी जाती हैं, सिंपल सा गुणा कर देना होता है। यानी कि यहाँ पर एक्स स्क्वायर का जात है, यहाँ पर एक्स का जात है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 मिलकर क्या बना देगा? एक्स क्यूब बना देगा, और 8 दूनी 16 हो जाएगा, 16 एक्स क्यूब हो जाएगा इस तरह से। अब आपको एक कॉन्सेप्ट देते हैं, इसको दिमाग में रखिएगा, माइनस और प्लस का। ये चीज़ समझ में आ गया हो तो आगे चलते हैं। अगर नहीं समझ में आता है तो आप यह ना बोला करें, या फिर यह बोलने के बजाय आप वीडियो को दोबारा देख लेंगे तो हमारे लिए सुविधा हो जाएगा। क्योंकि अगर हम दोबारा बताने लगेंगे तो मैराथन क्लास में आपको पता है छात्रों, स्पीड थोड़ी सी रहती है, लेकिन हम आपको इस स्पीड से ले चलेंगे कि समय भी कम लगे और आपका पूरा सिलेबस अच्छे ढंग से कंप्लीट हो। चलिए अब देखिए, हमने क्या बताने वाले थे, माइनस और प्लस कैसे जोड़ा घटाया जाता है। देखिए, अगर बड़ा वाला संख्या मान लीजिए 5 माइनस में है, -5 है और प्लस 2 है, तो याद रखिएगा अगर बड़ा वाला के साथ माइनस चिपका हुआ है तो हमेशा जो हमारा रिजल्ट आएगा वो माइनस में आएगा। क्यों? क्योंकि अगर आप 5 रुपये उधारी लिए हैं, अगर 2 रुपये प्लस में उधारी उसको चुकता कर देते हैं, तब भी आपके पास 3 रुपये का ऋण होगा। 3 रुपये ऋण, यही चीज़ आ गया, 3 रुपये का ऋण। अगर -5 है और -2 है, दोनों ऋण है, आपने एक बार में ऋण लिया, फिर दोबारा फिर ऋण ले लिया, तो आपके पास ऋण ही चढ़ेगा। ऋण 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 हो गया, माइनस 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 हो गया, और 2 2 2 5 2 7 हो जाएगा। दोस्तों इस चीज़ को आप मत भूलिएगा, सर यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे 2 है, तो क्यों सर ऐड कर रहे हैं? ऐड इस वजह से कर रहे हैं कि आप यहाँ पे भी उधारी ले लिए, यहाँ पे उधारी ले लिया आपने, तो दोनों जगह आपने उधारी ही लिया है, तो माइनस 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 5 2 7, -7 आपका राइट आंसर होगा। यानी हमारे कहना का यह मतलब है दोस्तों, अगर प्लस के साथ बड़ी संख्या है और -2 है तो हमेशा बड़ी वाले चिन्ह के साथ हम जाएंगे। अगर चिन्ह वाला बड़ा वाला चिन्ह अगर यहाँ पर है, चिन्ह के साथ बड़ी संख्या है, तो उसका साइन होगा, और प्लस जो हम करते हैं उसको कर लेंगे। 5 - 2 का मतलब 3, +3 आएगा। अगर हम करते हैं +7 - 5, तो 5 वाला बड़ा वाला साइन है तो +5 आएगा, प्लस आएगा, और 7 - 5 करेंगे तो 2 आएगा। अगर हमको करना है -10 + 3 करना है, तो सबसे बड़ी बात है कि हम पहचानें कौन सी साइन बड़ा है, माइनस वाला कि प्लस वाला। तो देखेंगे माइनस वाला वैल्यू बड़ा है, यानी कि माइनस लगाएंगे, इसके बाद माइनस प्लस है तो माइनस वाले से छोटा वाला माइनस कर देंगे। 10 - 3 तो कितना होगा? -7 हो जाएगा। यह होता है मतलब कि जोड़ो घटाना का नियम। अब गुणा भाग का नियम क्या होता है, पहले गुणा का नियम देख लेते हैं। देखिएगा आप लोग, गुणा के नियम में क्या हो जाता है छात्रों, गुणा के नियम हो जाता है, अगर माइनस है, माइनस के साथ किसी भी माइनस का गुणा करते हैं तो हमेशा प्लस आता है। चाहे आपका -x गुणे -x ही हो तो आएगा +x²। अगर -2 गुणे -2 करते हैं तो आएगा +4। अगर -3 गुणे -2 करते हैं तो कितना आएगा? -3 दूनी 6, +6 हो जाएगा। माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस हो गया ना। इस प्रकार से देखिए भाई, स्पीड जो बच्चे सोच रहे हैं तेज है, सरकार तेज नहीं है महाराज जी, बिल्कुल सही है स्पीड, क्योंकि हमको अभी ये बहुत सारे चीज़ें करानी है इसमें। फटाफट देखते रहिए। अब देखिए माइनस माइनस प्लस हुआ, माइनस और गुणे, माइनस गुणे, अगर प्लस होगा तब क्या आएगा? यह माइनस या प्लस। अब यहाँ पे हमको यह नहीं देखना है कौन सी वैल्यू बड़ी है कौन सी छोटी है, माइनस 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 प्लस माइनस आएगा। अगर प्लस माइनस का गुणा करेंगे तब भी माइनस आएगा। अगर प्लस प्लस का गुणा करेंगे छात्रों तो क्या आने वाला है? प्लस ही आने वाला है। ठीक है, अब आगे चलते हैं हम लोग न्यूमेरिकल पे अपने। चलिए अब आते हैं न्यूमेरिकल पर। देखिए सब कुछ गुणा भाग जो हमने बता दिया किस तरह से करना है। अब आ जाते हैं हम लोग अपने अभ्यास प्रश्न पर। अभ्यास देखिए, पहला करते हैं, एग्जाम्पल है आपके बुक का, 3xy प्लस में 5y प्लस में 5y प्लस z। इसको किसके साथ जोड़ता, क्या करना है? जोड़ना है। इसको जोड़ना है हमें किसके साथ? 2xy प्लस 7y के साथ इसको जोड़ दीजिए। फटाफट जोड़िए छात्रों, फटाफट। अब देखना है आपको कि 3xy यह है प्लस 5y है प्लस z है। अगर जोड़ना है इन दोनों को तो प्लस बीच में आएगा, यह पूरा का पूरा वैल्यू 2xy प्लस 7y। अब यहाँ पे xy यहाँ पर दिखा और xy यहाँ पे दिखा, तो यह दोनों एक साथ जुड़ेंगे। 3 और +2 5xy,
5xy ये 5y है, y है तो y का y के साथ केवल 7y प्लस 5y, 7 3 10 2 12y, और बच गया यह 2 बेचारा, तो 2 को यहाँ पर अकेला छोड़ देंगे, यानी कि यह आपका राइट आंसर होगा छात्रों। ठीक है, इसी में आपको माइनस वाला एक बता देते हैं हम, ध्यान से देखिएगा। माइनस वाला भी अगर एक आध दो मिल जाए हमको तो उसको बताएं। हाँ देखिए मिल गया माइनस वाला। दूसरा एग्जाम्पल जो दिया है देखिएगा, इसको आप नोट करते रहिए भाई, नोट करते रहिए आप लोग, या फिर बाद में एक बार और, या फिर वीडियो को देख लीजिएगा, लाइव देखने के बाद एक बार और देखेंगे तो उसको आप पॉज करके वीडियो को पूरा देखेंगे। ठीक है, देखिए अगर हम कहते हैं भाई कि 3xy घटाना है, हाँ 3xy, देखिए 3xy प्लस 5y प्लस जेड को हमको घटाना है, हमको इसमें से घटाना है क्या, से माइनस करना है 2xy प्लस 7y माइनस जेड को इसमें से माइनस करना है भाई। अब देखिए क्या करेंगे, ये पूरा का पूरा वैल्यू है, इसको इसमें से माइनस करना है भाई। तो ध्यान से देखेंगे, पहले ब्रैकेट जो लगाएंगे ध्यान से, 3xy प्लस 5y प्लस जेड, ब्रैकेट यहाँ पे माइनस लगाइए। अब इस पूरे को ब्रैकेट में लिखिए, 2xy प्लस 7y माइनस 2। पता है कुछ छात्र कहाँ पे गलत कर देते हैं, यह जेड है भैया, यहाँ पे जेड लिखिए, यह जेड है, यह 2 नहीं है, यह जेड है। पिछले वाले में 2 था, इस वाले में जेड है। ठीक है, यह जेड है। अब कहाँ पे कुछ छात्र गलत करते हैं आपको पता होना चाहिए। पता है क्या करते हैं, यह ब्रैकेट नहीं लगाते हैं। अगर ये ब्रैकेट नहीं लगाएंगे तो केवल यही वाला माइनस को समझ के सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पे पूरे को हमको माइनस करना है भाई ना, इस पूरे वैल्यू को माइनस करना है, इसमें ब्रैकेट लगाते हैं। अब इस माइनस के चलते पूरा अंदर का जो माइनस प्लस है साइन चेंज कर देगा, तो यहाँ हो जाएगा 3xy प्लस 5y प्लस जेड माइनस 2xy प्लस नहीं माइनस, यहाँ प्लस है तो प्लस माइनस 7y और प्लस माइनस प्लस जेड। अब देखिए कौन कौन सजाती है, कौन कौन भी जाती है। यहाँ पे xy, यहाँ पे भी xy, यहाँ पे माइनस 2xy, यहाँ प्लस 3xy, तो 3 माइनस 2 1 xy प्लस में वो भी, क्योंकि बड़ा वाला है बताया था, भूलना नहीं है, तो xy केवल बचेगा बस। अब यहाँ पे देखिए 5y है, यहाँ पे माइनस 7y है, कौन वैल्यू बड़ा है, माइनस वाला कि प्लस वाला, तो बोलेंगे सर माइनस वाला बड़ा है, तो माइनस वाला बड़ा है तो माइनस 7 प्लस 5 क्या आ जाएगा, माइनस का 2y। ठीक है, यहाँ पे z प्लस में, यहाँ पे भी z प्लस में, तो प्लस 2z, यही आपका राइट आंसर होगा छात्रों। इस तरह से करते हैं घटाव वाला। चलिए अब आ जाते हैं एक गुणा पे, गुणा वाले पे एक आ जाते हैं, एक गुणा देख लेते हैं। देखिए एक एक प्रश्न कराने का सिंपल सा यह मतलब है हमारा कि ऐसे ही प्रश्न आएंगे, इससे बाहर नहीं आएगा। ये आप लिख कर ले लीजिए साथियों, आप आकर खुद बोलेंगे सर सेम तो प्रश्न न आने की वजह एक और थी। कह लीजिए कि छात्रों बहुत ज़्यादा थोड़ा सा अगर सेम आता है तो बहुत बढ़िया है, प्रश्न तो यही आने वाले हैं, टाइप तो यही रहने वाला है। अगर 5 की जगह 5 प्लस 3 हमने पढ़ाया है 8 आ गया, 5 प्लस 3 आपने किया 8 आ गया। अगर आपके एग्जाम में आ जाता है 6 प्लस 2, तब भी उसका भी आंसर 8 ही होगा। तब आप क्या बोलेंगे, सर आपने जो पढ़ाया था नहीं आया, नहीं, ऐसा तो नहीं बोलेंगे भैया, क्योंकि टाइप तो वही था, बस डाटा चेंज रहेगा। ठीक है ना, यह चीज हो सकता है। चलिए अब गुणा करना है आपको, क्या करना है भाई, एक पदी व्यंजकों का गुणा करिए, गुणा करिए फटाफट। एक पदी व्यंजक का मतलब समझते हैं, एक पद का मतलब समझते हैं। एक पद का मतलब क्या, 3x यह एक पद है, x एक पद है, x स्क्वायर एक पद है, 3 एक पद है, 4x एक पद है। द्विपद का मतलब x स्क्वायर प्लस 4 द्विपद हो गया, x स्क्वायर प्लस 4x द्विपद हो गया, x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 ये 3 पदी हो गया। इस तरह से पद होता है ना। चलिए प्रश्न लगाते हैं, किसका किसका गुणा करना है, 2x 3x स्क्वायर वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई और 4y स्क्वायर इसका गुणा करना है, इस पूरे का गुणा करना है। ये अलग अलग हैं, गुणा करना है। चलिए करिए तो गुणा फटाफट गुणा, बिल्कुल सेकंड में फटाफट आंसर। छात्रों आप लोग का यह समझ लीजिए रिवीजन क्लास है, आपको कम समय में बहुत सारी एक पुड़िया दिया जा रहा है, जादू की पुड़िया, इसको दिमाग में बैठा लीजिए, यहाँ से यूपी टेट में भी आएगा, तो आपके लिए घाटा थोड़े है। 2x 3x स्क्वायर वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई 4y स्क्वायर। पहले तो हम लेंगे जो अचर राशियां हैं, जो चरने वाली नहीं है, जिसका वैल्यू चेंज नहीं होता। क्या है, 4 यहाँ पे कुछ नहीं, यहाँ पे 3, यहाँ पे 2, तो 3 दूनी 6 चौको 24 लिख लीजिए। अब गुणा और भाग में हम यह नहीं देखते हैं कौन सी समान जाति का है कौन सी विजाति का है, सिर्फ गुणा कर देते हैं। यहाँ पे एक x मिला, एक x यहाँ पे, तो x के पावर में 1, x के पावर यहाँ पे 2 है, और यहाँ पे कहीं x है, देखिए यहाँ पर x के पावर फिर 2 मिला हमको, और यहाँ पे x नहीं है, तो हो गया हमारा x के पावर 1 + 2 + 2, यह ऐसे हो जाएगा गुणे।
अब y देखते हैं कहाँ कहाँ पे, y दोनों में नहीं है, y यहाँ पर है तो y के पावर 1 हो गया, यहाँ पे भी y के पावर 1 है, यहाँ पर y के पावर 2 है, हो गया भैया। अब आगे देख लेते हैं, यहाँ पे z है कहीं, z इसमें नहीं, इसमें है केवल z, तो यहाँ पे गुणे में z हो गया, बस हो गया राइट आंसर। 24 x के पावर में 2 2 4 1 5, x के पावर में 5 गुणे, गुणे ना लिखकर आप डायरेक्ट लिख लो, y के पावर में 2 2 4, y के पावर में 4 इंटू z, आपका राइट आंसर यह होगा डियर फ्रेंड। चलिए आगे चलते हैं ना, अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, इसको यहाँ पे रखते हैं थोड़ा सा। अगला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है आपसे, आपसे यह पूछा जा रहा है कि जो 3x + 2y + z को ब्रेक करिए, किसको ब्रेक करना है, देखिए इस तरह का 3x 2y + z को ब्रेक करिए, करिए भैया ब्रेक। देखिए ब्रैकेट वाला आ गया, ब्रैकेट वाला, तो पहले क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई इसमें, फिर इसका मल्टीप्लाई इसमें, बीच में प्लस है तो प्लस, अगर यहाँ पे माइनस होता तो अंदर का साइन चेंज हो जाता, जब माइनस नहीं है तो कहाँ का छेड़े हम उसको, तो 3 दूनी 6 xy। अब यहाँ पे 3x का जब मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो क्या करेंगे, 3x इंटू जेड, आपका राइट आंसर यह हो जाएगा मित्रों, लिख लीजिए। एक और प्रश्न करते हैं, इसको इरेज करते हैं पहले, चलिएगा एक और प्रश्न करते हैं, एक और प्रश्न करते हैं। देखिए 2x + 3y यह हो गया, एक दिया है आपको, दिया गया है 3x - 2y, इसका फटाफट गुणा करिए, वही काम इसमें भी करना। देखिए यहाँ पे 2x + 3y है, यहाँ पे 3x - 2y है, 2y यहाँ पे भी, यहाँ पे 3y है, लेकिन ना अगर समान होता तो हम दूसरा फंडा लगा लेते हैं, लेकिन यहाँ पे समान नहीं है, वैल्यू चेंज है। अब वही चीज़, पहले इसको उठाएंगे इसमें मल्टीप्लाई, फिर इसी को उठाएंगे इसमें मल्टीप्लाई, एक एक करके, फिर इसको उठाएंगे इसमें मल्टीप्लाई, फिर इसी को उठाएंगे इसमें मल्टीप्लाई, बीच का जो साइन है उसको ध्यान देकर करना है। 2x का पहले 3x में करते हैं, तो 3 दूना 6x, यहाँ पे x है यहाँ पे भी x है, तो 3 दूना तो 6 हो गया, और x का यहाँ पावर 1 है, यहाँ भी x का पावर 1 है, तो x की पावर 2, ठीक है। अब 2x का -2y, तो 2x का -2y करें, 2 दूनी 4, 4 में x और y का गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस तो माइनस रहेगा भाई, यहाँ प्लस है यहाँ पे माइनस है, तो माइनस प्लस माइनस हो गया, यहाँ पे 2 दूनी 4, यहाँ पे x यहाँ पे y, तो x और y दोनों साथ में आएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं 3y का 3x के साथ, 3 3 का 9, 3 3 का 9 xy, तो xy लिख दीजिए, प्लस में है तो प्लस में हो गया। अब यहाँ पे इसके साथ इसके वाला, यहाँ पे माइनस है यहाँ पे प्लस, तो प्लस माइनस माइनस बताया गया था, 3y का 2 में 2 3 6y²। जो बच्चे नए जुड़ रहे हैं उनसे विनम्र विनती है कि आप लोग एक बार स्टार्टिंग से वीडियो जरूर देखिएगा भैया, और सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए हैं भाई तो कर दीजिए, क्योंकि हमने आपसे वादा किया था कि बीच में नहीं बोलेंगे, अब बोल दिया तो क्या करें, हमारी गलती थोड़े है, जुबान की गलती हो सकती है भाई, मेहनत कर रहे हैं बच्चों के लिए, बस आपके लिए, जो भी चीज़ें हैं आपके लिए हैं, सिर्फ आपके ऊपर सारी की सारी क्लास कुर्बान है। आप देखिए यूपी टेट खत्म हो गया, यूपी टेट देखिए, जैसे ही अगर आपको देकर आएंगे वैसे यूपी टेट के लिए जुट जाइएगा छात्रों। देखिए 9xy - 4xy, 9 में से 4 जाएगा तो 5xy, क्यों, क्योंकि ये बड़ा है इस वजह से प्लस आएगा, और यहाँ पे समान जाति के हैं तभी जुड़ेगा घटेगा, तो यहाँ पर 6x² है, और यहाँ पे माइनस का 6y² आ जाएगा, 4 - 9 यानी -4 + 9 जाएगा तो प्लस का 5xy बचेगा, ये आपका राइट आंसर है। चलिए दोस्तों यहाँ पर आपका यह चैप्टर कंप्लीट कर दें, हो गया कंप्लीट। चलिए अच्छा एक और देख लेते हैं, भाग विधि। भाग विधि भी बहुत आता है एग्जाम में, भाग विधि भी देख लिया जाए, भाग भी तो आता है, भाग में क्या क्या है भाई देख लेते हैं। चलिए अब भाग वाला भी कुछ न्यूमेरिकल कर लिया जाए। अच्छा अभ्यास पे आ जाए क्या, अभ्यास का एक बेहतरीन प्रश्न किया जाए। चलिए 4x³ -9x² -5x³ माइनस में है, -5x³, ये माइनस में है, -5x³ -7 -9x³, सब क्यूब है क्या, रुक जाओ तो एक मिनट, नहीं 5 है, 3 2 3 था, 2 था, 3 था, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 5 है, पावर में 5 है, ठीक है, और इसमें है +7x²। अब इसको सॉल्व करना है, करिए फटाफट करिए। देखिए पहले हम ब्रैकेट को तोड़ते हैं, पहले अंदर वाले को तोड़ेंगे। देखिए 4x³ इसी तरह रहने दीजिए छात्रों, -9x² है, 9x² रहने दीजिए, माइनस, पहले इसको तोड़ेंगे, यहाँ पे -5x³ है, -7 माइनस माइनस प्लस 9x⁵, यहाँ पे +7x², 7x²,
अब यह बड़ा वाला ब्रैकेट आ गया, मझला वाला ना, मझला वाला आएगा, पहले मझला वाला फिर बड़ा वाला। अब देखिए इसको सॉल्व करिए, यहाँ पे -5x³ है, कहीं x³ है, कहीं x³ है, कहीं नहीं है, तो कोई लंपट नहीं करना है। यहाँ पे x² है तो कहीं x² है, तो कहीं जुड़ेगा घटेगा कहीं नहीं। यहाँ पे x⁵ है, कहीं x⁵ है, कहीं नहीं है, तो इसका मतलब जुड़ेगा घटेगा कहीं नहीं। आगे चलते हैं अब इसको तोड़ेंगे। 4x³ बाहर है माइनस, यह -9x², इसको रहने दीजिए अभी अंदर ही 9x²। इस माइनस के साथ सब में मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो माइनस यह माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 5x³, माइनस के साथ इस माइनस का +7, माइनस के साथ इस प्लस का -9x⁵, माइनस के साथ इस प्लस का -7x²। ठीक है, अब एक स्टेप और आगे चलिए। 4x³ पहले पूरा तोड़ लीजिए, फिर काटते पीटते हैं। 4x³ इस माइनस के साथ 9x² में करेंगे तो -9x², इस माइनस के साथ प्लस में करेंगे तो -5x³, इस माइनस के साथ प्लस में करेंगे तो -7, इस माइनस के साथ इस माइनस में करेंगे तो +9x⁵, इस माइनस के साथ इस प्लस में करेंगे तो +7x²। ठीक है भाई, अब इसको कर दीजिए, ब्रैकेट लगाने की क्या जरूरत है ना। अब देखिए सॉल्व करिए। x³ वाला कहीं दिख रहा है क्या बंदा? हाँ दिख रहा है, 5x³ है यहाँ पे +4x³ है। अब दोबारा देखेंगे माइनस है कि प्लस है, यहाँ पे माइनस यहाँ पे प्लस है, तो माइनस वाला ज्यादा है तो राइट आंसर हमारा माइनस में ही आएगा पहला। -5 + 4 -1x³, -1x³ लिखें या फिर केवल x³ लिख दें, बात तो बराबर हो जाएगा, क्योंकि 1 हमेशा मल्टीप्लाई में कोई चेंज नहीं देता है। अब यहाँ पर x² वाला बंदा आ गया, यहाँ कहीं x² है भाई, यहाँ पे x², यहाँ पे x² है भाई, तो यानी कि x² यहाँ पे है, तो 9 यहाँ -9 है, यहाँ पे 7 है, -9 और +7 कौन बड़ा है? माइनस वाला, तो माइनस आएगा। कितना बड़ा है? 2 बड़ा है, तो 2x² हो गया। ठीक है ना, इस तरह के लगाते हैं। इसको थोड़ा सा एरोप्लेन में कर दें, वरना किसी का कॉल आ जाएगा भाई। ठीक है ना, सुबह का समय है, किसी का कॉल आ सकता है। यहाँ पे देखिए 7x² हो गया भैया x² वाला। अब यहाँ पे बचा माइनस और कुछ नहीं बचा, यह बचा है 9x⁵, 9x⁵ लिख लीजिए, और क्या बचा है? प्लस माइनस का 7 बचा है, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा मित्रों। यही आपका राइट आंसर, 9x⁵ और -x³ -2x² -7। अब इसको चाहे तो क्रम में लगा दीजिए, पहले सबसे बड़ा घात 9x⁵, उसके बाद वाला घात -x³, उसके बाद वाला घात -2x², उसके बाद वाला अचर राशि। यह आपका राइट आंसर होगा छात्रों। चलिए अब आगे चलते हैं ना, यह अभ्यास में था, अच्छा था, बेहतरीन था। अब एक प्रश्न लगाते हैं भाग वाला, इसके बाद बेहतरीन तरीके से हम आपको चलाते हैं, 1-2 प्रश्नों कराएंगे, बस इसे चैप्टर भी फिनिश होगा। चलिए भाई, खुशी हो रही है कि दूसरा चैप्टर हम क्लोजिंग पे आ गए। देखिए एक भाग वाला करिए तो x² + 2xy + y² बटे कितना होगा? x + y। काटिए भाई। अब देखिए आपको पता होना चाहिए a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला a² + b² + 2ab होता है। a - b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला a² + b² - 2ab होता है। a³ - b³ का फॉर्मूला a - b दूसरे ब्रैकेट में a² + b² + ab होता है। तीसरा फार्मूला, नेक्स्ट फार्मूला a³ + b³ मतलब कि a + b अगले ब्रैकेट में a² + b² - ab होता है। अगर बोला जाए a + b का होल क्यूब का फार्मूला बताइए, तो बताएंगे a³ + b³ + 3ab ब्रैकेट में a + b। ठीक है, यह सारे फार्मूला हैं, आपको याद होना चाहिए। चलिए इस पे आ जाते हैं। देखिए x² + 2xy + y² किस में आया है भाई? अगर यहाँ पे हम दे दें x², अगर यहाँ पे दे दें प्लस का y², यहाँ पे दे दें प्लस का 2xy, तो बताइए यह पूरा का पूरा इससे मैच कर रहा है क्या ऊपर वाले से? बिल्कुल, यानी a के प्लेस पे x है, b के प्लेस पे y है भाई, क्यों नहीं समझते? देखो तो x² + y² + 2xy बटे के x + y है, तो यहाँ पर x² + y² + 2xy किसका फॉर्मूला होता है भाई? तो बताएंगे सर x। अरे बोलो भाई, क्यों इतने सुस्त हो? अरे बोलो भाई, बोलो बोलो, नारा लगाते रहो, बोलो x + y का होल स्क्वायर बटे x + y। अरे बोलो भैया, क्या आएगा? यहाँ पे पावर 1 है, कैंसिल होगा तो क्या बचेगा भाई? x + y बचेगा। बोलो भाई, हर हर महादेव। हो गया? बताओ भैया, हर हर महादेव वाले। एक प्रश्न और करते हैं धमाकेदार, करें? चलो आ जाओ, बस इसके बाद ये चैप्टर क्लोज। बड़ा वाला सबसे कराएंगे, जो आपको दिक्कत होती है ये आप लोग छाप लीजिएगा बाद में। अगर सोच रहे हो सर ने इरेज कर दिया तो थोड़ा सा ही हटेंगे हम, तो तुरंत आप इसके शॉट ले लिया करिए।
है ना, डस्टर वगैरह लेने हटते हैं तो थोड़ा सा आप स्क्रीनशॉट ले लिया करिए, यह ध्यान दीजिए आप, हम ध्यान नहीं देंगे क्योंकि आपका काम है यह ध्यान देना, और लास्ट तक बने रहिए भैया मित्रों। चलिए एक प्रश्न फटाफट, 2x माइनस 7y, भाई जो उपासना जी हैं उनसे हम कहेंगे, विनम्र विनती है भैया कि आप लोग शेयर किया करिए, और आप खुद देख सकते हो प्रश्न अपना बुक उठा के, बुक में जो अभ्यास है उसका प्रश्न कराया जा रहा है या नहीं कराया जा रहा है, बताइए। -x, अब इससे बाहर अगर आ गया तो आप बोलिएगा कि भाई इससे बाहर का मतलब अब यह नहीं है कि भैया आप बोलोगे सर डाटा चेंज था, डाटा हो सकता है चेंज हो जाए, इसको करिए फटाफट करिए। देखिए 2x माइनस 7y, पहले ऊपर अंदर वाले ब्रैकेट को तोड़ेंगे ना, यह ध्यान रखिएगा सबसे छोटा ब्रैकेट सबसे पहले टूटेगा, माइनस 9x प्लस यहाँ पे y है, अब इसको हटाना है, यहाँ पर 101 ही है ना, हाँ 101 है, 101y क्योंकि y का गुणा कर दिए, 101y हो गया, माइनस का गुणा प्लस में, यानी कि y का -x में करेंगे तो -xy, ब्रैकेट हट गया, ब्रैकेट हट गया भाई, ब्रैकेट हट गया, यहाँ पे देखिए तो ब्रैकेट और लगाया है कुछ, ब्रैकेट हट गया, यहाँ पर लगा लीजिए आप यह वाला ब्रैकेट, यह वाला फिर यह वाला, फिर यहाँ पर यह वाला। चलिए अब इसको पहले हटाइए, 2x माइनस 7y माइनस, अब इसको हटाने हैं, मतलब कि यहाँ पर देखिए एक्स वाई कहीं है नहीं है, x है कहीं नहीं है, y है कहीं नहीं है, मतलब एक एक सिंगल है तो हटा लीजिए, माइनस का गुणा माइनस में तो प्लस 9x, माइनस गुणा प्लस में तो प्लस नहीं माइनस, माइनस 101y, माइनस का प्लस में तो प्लस, सॉरी माइनस का माइनस में तो प्लस, प्लस यक्स वाई। ठीक है मित्रों, अब इसको सॉल्व करिए, इसको भी ब्रेक कर लीजिए पहले, 2x माइनस का -7y, माइनस प्लस माइनस का 9x, माइनस माइनस प्लस का 101y, माइनस प्लस माइनस का एक्स वाई, भाई ठीक है बताइए। अब देखिए 2x है, कहीं x है, बिल्कुल x यहाँ पर है, और कहीं x है नहीं है, तो -9 प्लस 2 कौन बड़ा, माइनस वाला बड़ा, कितना बड़ा 7 बड़ा, 9 माइनस 2 यानी कि 7, कितना होगा -7x, y दोनों y हैं सजाती हैं तो प्लस 101y माइनस 7y कौन बड़ा, प्लस वाला बड़ा, तो प्लस कितना बड़ा, मतलब कि 101 में से आप 100 में से 6 माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा 94y हो जाएगा छात्रों। अब क्या बच गया, सबका काम खत्म, यह बचा -xy, लास्ट में -xy, बस यही आपका राइट आंसर है भाई, कर लीजिए फटाफट मित्रों। चलिए अब चलते हैं अगले अभ्यास पर, भाई अगला अभ्यास चलते हैं। देखिए इस तरह के प्रश्न आपको ऐसे ही करना है, बेहतरीन तरीके से करना है। आपके लिए एक फार्मूला एक हम देते हैं होमवर्क, आप उसको करके तुरंत बताएंगे अगर आपसे हो जाता है तो, वरना एक क्लास हम आपका और ले लेंगे। अगर आज ज़्यादा डाउट होगा तो जो व्हाट्सएप पे बच्चे जुड़े हैं वो हमको कमेंट कर देंगे, व्हाट्सएप पे मतलब कि मैसेज कर देंगे, जो प्रश्न उसको नहीं आएगा या मैराथन लेने के बाद भी, तो एक हम और मैराथन लगा देंगे उनके प्रश्नों का डाउट क्लियर करने के लिए, ठीक है ना। तो पहले आप इसको होमवर्क में ले लीजिए, बताइएगा इस अभ्यास से। अब चलते हैं नेक्स्ट अभ्यास। अगला अभ्यास बहुत छोटा है, बहुत छोटा यानी कि बहुत छोटा भाई, तीसरे अभ्यास की तरफ चलिए, हमारा मुकाम सक्सेस हो रहा है छात्रों। अरे बोलो भाई हर हर महादेव, बोलो भाई नारा लगाते रहो। अब इसमें हम लोग यूपी टेट में पूरा का पूरा क्लोज कर लिए हैं पढ़ के चैप्टर, पूरा एक भी प्रश्न नहीं छूटा है दोस्तों। यूपी टेट में पूरा का पूरा मैथ कंप्लीट हुआ है, 2-3 चैप्टर बचे हैं वो कंप्लीट हो जाएगा, जैसे कुछ ही है तो वहां पे हम लोग देख लेंगे। देखिए तीसरा अभ्यास आपका है दोस्तों, प्राकृतिक, पूर्ण, पूर्णांक तथा परिमेय संख्याओं के अवधारणा। प्राकृतिक संख्या क्या होती है, पूर्ण संख्या क्या होती है, पूर्णांक क्या होता है, अपूर्णांक क्या होता है, परिमेय क्या होता है, बताते चलते हैं। ध्यान से इस बात को बस सुन लीजिए, लिख लीजिए। पहली बात है प्राकृतिक संख्या क्या होती है। प्राकृतिक संख्या क्या होती है, बस खत्म हो जाएगा यही पर। प्राकृतिक संख्या क्या होती है छात्रों, प्राकृतिक संख्या यानी कि नेचुरल नंबर यानी कि इज दैट बिगेन टू 1 एंड एंड टू n, यानी कि अगर 1 से स्टार्ट करते हैं डॉट 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 कहां तक, n तक। इनफाइनाइट नहीं बोलना है, इनफाइनाइट कुछ नहीं होता है, इनफाइनाइट मतलब भगवान होता है, यह समझ लो। अब भगवान को कभी देखे नहीं हो तो इनफाइनाइट तक पहुंच पाओगे, नहीं पहुंच पाएंगे भाई। n फॉर नेचुरल नंबर यानी कि 1 से स्टार्ट होता है n तक जाता है, यानी कि 1 से स्टार्ट होता है n तक जाता है, इसे बोलते हैं प्राकृतिक संख्या। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यह सब प्राकृतिक संख्याएं हैं। अगर बोला जाता है कौन सा प्राकृतिक संख्या नहीं है, आपको ऑप्शन में दिया जाता है 1/3, 1/4, 4/2, 5/3 और 6/2। बताओ कौन सा प्राकृतिक संख्या नहीं है। तो आप बोलेंगे सर इसमें प्राकृतिक संख्या वह नहीं होगा जिसको हम पूरी तरीके से नहीं काट सकते, है ना, यानी कि
3 को 1 से काटेंगे 0.333333, यह प्राकृतिक संख्या हुआ? नहीं हुआ। 1/4 प्राकृतिक संख्या हुआ भाई? 0.25, जी बिल्कुल हुआ, बिल्कुल हुआ। 4/2 हुआ भाई? 2 बिल्कुल हुआ भाई। 5/3 हुआ भाई? बताइए। 3 से काटेंगे 1 पॉइंट, 3 छक 18, 18 18 18, प्राकृतिक संख्या हुआ? नहीं हुआ भाई। 6/2 का मतलब 2 3 6, 3 हुआ भाई। समझे कि नहीं? अभी प्रश्न कराएंगे, हो जाएगा। यह रहा प्राकृतिक संख्या का परिभाषा। दूसरी तरफ चलते हैं। पूर्ण संख्याएं क्या होती भाई? पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं? मतलब होल नंबर। होल नंबर में सबसे छोटा, अगर पूछा जाता है प्राकृतिक संख्या सबसे छोटा क्या होगा, तो बताएंगे 1 होगा, याद रखिएगा। अगर पूछा जाता है पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं, तो बताएंगे पूर्ण संख्याएं वह संख्याएं होती हैं जो 0 से स्टार्ट होता है, जो 0 से स्टार्ट होता है और जिनको नंबर लाइन पे हम शो कर सकते हैं। पूर्ण संख्याएं, पूर्ण संख्या भाई। उफ, चलिए आ जाते हैं पूर्ण संख्या ना। पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या क्या होती है? तो बोलेंगे सर 0 से स्टार्ट होता है। कहाँ तक जाता है? 0 1 2 3 डॉट 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 यन तक जाता है, यानी कि नंबर जितने भी नंबर ले लो आप, 0 से स्टार्ट होता है, यन तक आता है। ये हमारा पूर्ण संख्याएं होती हैं। पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं? जो 0 से स्टार्ट होता है। सबसे छोटी पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं? 0 होता है। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं? 1 होता है। सबसे छोटी प्राकृतिक और पूर्ण संख्याएं क्या हैं? तो 1। देखिए क्या बोला है? सबसे छोटी प्राकृतिक 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 पूर्ण संख्याएं, प्राकृतिक पूर्ण संख्याएं क्या हैं? तो प्राकृतिक भी हो पूर्ण भी हो, सबसे छोटी, तो सबसे छोटी प्राकृतिक 1 है, तो यही पूर्ण हो जाएगा। अगर ऐसा प्रश्न आता है तो 1 लगाएंगे, क्योंकि ऐसा प्रश्न यूपी टेट में आया है, तो इसको नोट कर लेंगे। 100% आएगा, यूपी टेट में हम करा लिए हैं। यह सारे प्रश्न हो गए हैं यूपी टेट के लिए। पूरा प्लेलिस्ट पड़ा है यूपी टेट में। आप जब खाली हो जाइए, जब यूपी टेट का पेपर हो जाए तब देखिएगा, पहले तो देखने का टाइम ही नहीं है आपको भाई। चलिए, यह चीज हो गया प्राकृतिक पूर्ण संख्या, सबसे छोटी 1 हो गया। छात्रों देखिए, मेहनत आपके लिए किया जाता है, सारी चीजें आपके लिए है, आपके लिए सारे क्लास फ्री हैं, तो क्यों नहीं देखते, है ना? देखिए इसे आप। ये समझ में आ गया भाई पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं। अब हम लोग चलते हैं किस पे? पूर्ण संख्याओं के बाद चलते हैं भाई पूर्णांक पर। पूर्णांक का मतलब समझ में आता है? पूर्ण अंक, पूर्ण अंक। पूर्ण अंक अगर नंबर सिस्टम बना दें, सॉरी नंबर लाइन बढ़ा दें, तो यहाँ पर 0 होता है। 0 के बाएं साइड माइनस में होता है, -1 -2 -3 -4, इस तरह से डॉट 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 एन तक। अगर यहाँ पे देखेंगे तो +1 +2 +3 +4, इस तरह से होता है डॉट डॉट। तो आप देख रहे हो पूर्णांक यही है हमारे। पूर्ण अंक का मतलब पूर्ण हो जो अंक, पूर्ण हो जो अंक, मतलब पूर्णांक कौन सा नहीं होगा? बोलेंगे सर ये √3 पूर्णांक नहीं होगा, √5 पूर्णांक नहीं होगा, 1/3 पूर्णांक होगा? जी नहीं होगा, काटिएगा तो 0.3333 आएगा। 1/6 पूर्णांक होगा? जी नहीं होगा, क्योंकि इसे अगर काटेंगे तो 1 पॉइंट कितना आएगा? 6 इस तरह आता चला जाएगा ना। देखिए 6 एकम 6, 4 बचा, 6 सत्ते 42, 6 छः का 36, 6 इस तरह आता चला जाएगा भाई, क्यों नहीं जानते। अगर आप बोला जाए 2/3 क्या पूर्णांक है, तो बोलेंगे जी नहीं है, क्योंकि इसको काटेंगे तो 0.666 आता चला जाएगा। लेकिन अगर आपसे बोला जाता है 5/2 पूर्णांक है क्या, तो आप बोलेंगे जी पूर्णांक है, क्योंकि इसको काट सकते हैं। बोला जाएगा 1/4 पूर्णांक है क्या, तो बोलेंगे जी, क्योंकि ये पूरा का पूरा विभाजित हो जाएगा, 0.25 आएगा। अगर बोला जाएगा 1/5 पूर्णांक है क्या, तो बोलेंगे हाँ भैया यह पूर्णांक है, 0.5 आता है। अगर बोला जाता है 1 और 2 के बीच में कितने पूर्णांक आते हैं, तो निकाल सकते हैं आप कितने पूर्णांक आते हैं भाई, इनफाइनाइट भाई, बहुत सारे नंबर होते हैं। 1 2 के बीच में केवल 2 ही 3 नहीं होते हैं, बहुत सारे नंबर होते हैं, इस चीज़ को याद रखिएगा। तो इस तरह से हमने पढ़ लिया पूर्णांक क्या होते हैं। पूर्णांक वो संख्याएं होती हैं जो 0 से स्टार्ट होती हैं, माइनस की तरफ भी चलती हैं और प्लस की तरफ भी चलती हैं, है ना। तीसरे तरफ चलते हैं। परिमेय संख्याएं क्या होती हैं? परिमेय संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनको P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। ये तो आप लोग डेफिनेशन बहुत बार रटे होंगे, बहुत बार पढ़े होंगे। तो परिमेय संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनको P/Q के फॉर्म में लिखा जा सकता है, यानी कि 1/3 परिमेय है लेकिन पूर्णांक नहीं है, 1/4 परिमेय है, 4/3 परिमेय है, √3 परिमेय नहीं है, √6 परिमेय नहीं है, परिमेय नहीं है भैया। अगर बात करेंगे हम रूट में 4 परिमेय है, बोलेंगे यस, क्योंकि इसको लिख सकते हैं 2/1। अगर बोलेंगे रूट में 8 परिमेय है, तो बोलेंगे जी नहीं। अगर बोलेंगे दोस्तों आपको कि रूट में 16 परिमेय है, तो बोलेंगे जी, क्योंकि इसको 4 लिख सकते हैं, 4/1। अगर बोलेंगे रूट में 49 परिमेय है, तो बोलेंगे जी है, क्योंकि इसको 7 लिख सकते हैं, 7/1। अगर बोलेंगे रूट में 64 परिमेय है, जी, क्योंकि यह 8/1 होता है।
बोलेंगे रूट में 121 प्रमेय है तो बोलेंगे जी क्योंकि 11/1 होता है। बोलेंगे रूट में 169 प्रमेय है तो बोलेंगे जी क्योंकि ये 13/1 होता है। अगर बोलेंगे रूट में 1200 चलो दूसरा ले लो, है ना, 676 प्रमेय है तो बोलेंगे जी क्योंकि इसको हम लिख सकते हैं 26। बोलेंगे 576 रूट में प्रमेय है तो बोलेंगे जी क्योंकि इसे लिख सकते हैं हम 24। बोलेंगे 529 प्रमेय है तो बोलेंगे जी क्योंकि इसे लिख सकते हैं 23। ठीक है ना। इस तरह से दोस्तों आपको सारी चीज़ें आनी चाहिए। हमने जो चीज़ बताया यह हमने स्पीड में बताया, ये हम मानते हैं। क्यों बताया? आप भी मानते हो क्योंकि आपका सिलेबस भाई पूरा कराना है। चलिए आगे चलते हैं। यह रहे आपकी परिमेय संख्या छात्रों, यह रहे आपके परिमेय संख्याएं और आपके अपरिमेय संख्या हमने बता दिया। आपका पूर्ण हो गया, पूर्णांक हो गया और प्राकृतिक संख्याएं हो गई। यह सारी चीज हो गई। अब हम चलते हैं दोस्तों। अब आपका पूछा था परवर्ती संख्या क्या होता है। परवर्ती का मतलब बस समझ जाएंगे तो आप खुद निकाल लेंगे। परवर्ती का मतलब होता है एक के बाद एक आना। परवर्ती का मतलब होता है दोस्तों, जैसे हम बोले संख्या क्या है आपका, संख्या क्या है, 3 का परवर्ती बताइए। 3 + 1 4 होगा। 4 का परवर्ती बताइए तो 4 + 1 5 होगा। 5 का परवर्ती बताइए तो 5 + 1 6 हो जाएगा। 11 का परवर्ती बताइए तो 12 होगा। 13 का परवर्ती बताइए तो क्या हो जाएगा, 14 होगा। अगर अनुवर्ती पूछता है, अनुवर्ती, तो 13 - 1 12, 12 - 1 11, 1 - 1 होता है कुछ, छोड़ दो, 2 - 1 0। अगर अनुवर्ती पूछेगा तो एक पीछे का, अगर परवर्ती पूछेगा तो एक आगे का। इस चीज को नोट कर लेंगे। वैसे आप में केवल परवर्ती दिया है अभ्यास में तो परवर्ती ही पूछेगा। हो गया भाई परवर्ती। बताइए परवर्ती और पूर्ववर्ती में क्या अंतर है, कौन बताएगा? अनुवर्ती को ही पूर्ववर्ती बोल देते हैं कभी कभी, इस चीज को याद रखिएगा। परवर्ती अलग होता है और अनुवर्ती अलग होता है भाई, इस चीज को याद रखिएगा। देखिए परवर्ती, परवर्ती का मतलब एक आगे का प्लस एक करते हैं। अनुवर्ती आ जाए छोड़ दीजिए, अनुवर्ती अगर नहीं समझना है तो मत समझो, लेकिन पूर्ववर्ती आ जाए तो आप कभी कंफ्यूजन नहीं होंगे परवर्ती में और पूर्ववर्ती में। पूर्ववर्ती, पूर्ववर्ती कैसे लिखते हैं भाई, देख लीजिए। पूर्ववर्ती, पूर्ववर्ती में कंफ्यूज नहीं होंगे परावर्ती और पूर्ववर्ती में। परवर्ती का मतलब एक आगे, पूर्ववर्ती का मतलब एक पीछे। ये चीज याद रखेंगे, इसे ही अनुवर्ती बोलते हैं, है ना। अनुवर्ती, इस चीज को याद रखेंगे भाई। देखिए बस आपको याद रखिए, अनुवर्ती मत याद रखिए। परवर्ती का मतलब एक आगे, पूर्ववर्ती का मतलब -1, एक पीछे, यही होता है। चलिए पूर्ण संख्याएं हमने आपको बता दिया, जो 0 से स्टार्ट होते हैं n तक होते हैं। जब कभी भी किसी भी नंबर में एक जोड़ा जाता है या फिर एक घटाया जाता है तो अनुवर्ती सॉरी परवर्ती और पूर्ववर्ती मिलता है। अगर किसी संख्या में एक गुणा किया जाता है, चाहे 5 गुणे 1 करें चाहे 6 गुणे 1 करें तो सेम संख्याएं मिलते हैं। अगर किसी संख्या में 0 से गुणा किया जाता है तो सारी वैल्यू 0 हो जाती है ना। इस चीज़ को याद रखिएगा भाई। अब चलते हैं योज्य क्या होता है ना। हो गया ना पूर्णांकों का क्रमयोजन। अच्छा हाँ, क्रमयोजन पूछा है ना। अगर पूछा जाता है सबसे छोटी धन पूर्णांक बताइए, सबसे छोटी, सबसे सभी धन पूर्णांक, सबसे छोटी धन पूर्णांक पूछा जा रहा है ना। सबसे छोटी धन पूर्णांक आपसे पूछा जा रहा है दोस्तों, तो क्या बताएंगे, +1 बता देंगे। सबसे छोटी ऋण पूर्णांक पूछा जाएगा तो बताएंगे -1। सबसे छोटी ऋण पूर्णांक -1। सबसे छोटा धन पूर्णांक +1। छात्रों इस चीज को याद रखेंगे। भाई बोलते रहो हर हर महादेव। अब आपको एक चीज और बताना है दोस्तों, संख्यात्मक मान के लिए जैसे हम पूछें आपसे, जैसे हम आपसे पूछें कि भैया छोटी और बड़ी बताना है, छोटी और बड़ी बताना है, छोटी और बड़ी बताना है, आरोही क्रम अवरोही क्रम में सेट करना है, आरोही क्रम अवरोही क्रम में सेट करना है, आरोही क्रम अवरोही क्रम में सेट करना है। जैसे 2/7 है और 4/7 है, बताइए कौन बड़ा है। तो सबसे पहले हम देखेंगे जब हर हमारा बराबर है भाई तो ऊपर का देखकर पता कर लेंगे भाई, जो बड़ा होगा ऊपर में वही बड़ी होगी, यानी कि 4/7 इज ग्रेटर देन 2/7। अगर 4/3 हो, 3/3 हो तो कौन बड़ा होगा भाई, 4/3 बड़ा होगा। अगर 5/2 हो और 10/2 हो तो कौन छोटा होगा भाई, तो बोलेंगे 5/2 छोटा होगा भाई, 5/2 छोटा होगा, छोटा होगा, छोटा होगा 10/2 से। यह सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए, आपको पता भी है। जब बेस यानी जब हमारा डिनोमिनेटर यानी कि हर बराबर होता है तो अंश को देख के बड़ा और छोटा पता कर लेते हैं। लेकिन अगर इस तरह के प्रश्न आ गए छात्रों 1/2 और 1/3 आ गया, अब पूछा गया बताइए कौन बड़ा है कौन छोटा है, तो सिंपल सा फंडा आपको बताते हैं छात्रों। इसमें तो आप बता देंगे क्योंकि अगर ऊपर हर
बराबर है, अगर हर बराबर है, नीचे की वैल्यू जो बड़ी होगी वो वैल्यू छोटी होगी। जैसे 1/4 बड़ा है कि 1/2 बड़ा है, तो आप बोलेंगे सर पहले देखेंगे कि ऊपर का वैल्यू बड़ा है कि बराबर है कि नहीं बराबर है। ऊपर का वैल्यू बराबर है, इधर वाला नियम दूसरा था, इधर ऊपर बराबर रहता था, सॉरी नीचे बराबर रहता था, और ऊपर की वैल्यू देखकर हम पहचान जाते थे कौन बड़ा है कौन छोटा है। इसमें जस्ट उसका उल्टा अपोजिट है। अब इस बार ऊपर की वैल्यू बराबर होगा, नीचे की वैल्यू बड़ा या छोटा होगा। तो यहाँ पर तो हम लोग पहचानते थे जो बड़ा होगा ऊपर में वो बड़ा हो जाएगा जब हर बराबर होगा। लेकिन यहाँ पे अब इस बार हर बराबर ना करके अंश बराबर करेगा। जब अंश बराबर होता है तो अब हम देखेंगे जो अंश में छोटा है वो वैल्यू बड़ी होगी, तो यह वाला बड़ी होगा इससे। अगर बोलेंगे 1/3 बड़ा है कि 1/6 बड़ा है, तो बोलेंगे सर 1/3 बड़ा है। अगर बोला जाएगा 2/5 बड़ा है कि 3/5 बड़ा है, तो बोलेंगे सर यह बड़ा है, क्योंकि यह सॉरी यहाँ पे तो यह बड़ा हो जाएगा ना भाई। अगर कहा जाएगा 2/5 बड़ा है और 2/6 में से बताइए कौन बड़ा है, तो आप बोलेंगे सर यह बड़ा है, क्योंकि ऊपर का समान है, नीचे का जिसका छोटा होगा वही बड़ा होगा। अगर बोला जाए 7/8 बड़ा है कि 6/8 बड़ा है, तो आप बोलेंगे सर तो इसमें तो साफ साफ पता चल रहा है 7/8 बड़ा है। लेकिन अगर पूछ दे 7/8 बड़ा है या फिर 5/8 बड़ा है, तो बोलेंगे 5/7 बड़ा है, तो आप बता देंगे सर नीचे यहाँ पे 5/8 ले लीजिए, यहाँ 5/7 कौन बड़ा है, तो बोलेंगे सर नीचे की जिसकी छोटी है वो बड़ी होगी, तो यह वाला बड़ा हो जाएगा। 5/7 5/8 से बड़ा है। इस तरह के प्रश्न आएंगे तो आप उड़ा कर आएंगे भाई। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं, यानी कि अगला चैप्टर आ गया आपका। बहुत सही भाई, बहुत सही। अगला चैप्टर यानी कि चौथा चैप्टर, फटाफट चलिए तो इसको भी सिमटा दें। यह 5 मिनट का है, यह 5 मिनट का है भाई, 5 मिनट का। पूर्ण संख्या हमने आपको बता दिया, पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं पता चल गया। इसमें भी वही चीज़ें हैं। संख्या रेखा क्या होता है? संख्या रेखा मतलब समझते हैं, जैसे यह नंबर लाइन है, यहाँ पे 0 है और इसके इधर -1 -2 -3 -4, इधर है +1 +2 +3 +4, इस तरह की संख्याएं दी हुई हैं। अब आपसे बोलेगा संख्या रेखा पर दिखाइए कि 4 - 3 कहाँ होगा, 4 - 3 कहाँ पे होगा, यहाँ पे 4 + 3 कहाँ पे होगा। तो आप बोलेंगे यहाँ पे 5, यहाँ पे 6 और यहाँ पे 7 तक जाएंगे। तो आप बोलेंगे सर 4 + 3 ऐड कर रहे हैं, तो 1 कदम 1, 2 कदम 2, 3 कदम 3, 4 कदम 4, 5 कदम 5, 6 कदम 6, 7 कदम 7, यह पूरा का पूरा हमारा 7 कदम हो गया। अगर आपसे बोला जाता है 4 - 3 बताइए, तो आपको पता है 1 आता है, 4 - 3 1 आता है, तो पहले हम कहाँ जाएंगे, 4 तक जाएंगे। 4 तक पहले 1 पे कूदेंगे, या फिर आप डायरेक्ट 4 तक जा सकते हैं, पहले 4 तक जा सकते हैं। 4 - 3 करना है तो 1 पे आ जाएंगे, इस तरह से समझे भाई। 4 - 3 हो गया, 4 पे जाना है, 4 पे 1 मिनट फिर से करते हैं। 4 पे जाना है, 4 से 1 पे आना है। 4 माइनस, यह पूरा 4 था, 4 में से 3 माइनस किया तो 1 आ गया। ये चीज़ें हैं, समझ में आ गया भाई। अब एक प्रश्न और कर लेते हैं इसी पे, देखिएगा एक प्रश्न और देखिएगा। अगर दे दे आपको -2 -4 की वैल्यू बताइए, तो बोलेंगे -6। अब हमको -6 तक जाना होगा, -5 -6, तो माइनस पहले 0 स्टार्ट करेंगे, -1 -2 -3 -4 -5 -6 हो गया। लेकिन अगर आपसे बोल दे कि भैया बताइए -5 प्लस में 2 कितना होगा भाई, -3 होगा, तो आप कैसे जाएंगे। तो आपको पता है दोस्तों 2 माइनस करना है, पहले तो आप आएंगे -5 तक, -5 तक आ गए। अब आपको कहाँ तक जाना है, -3 तक, तो -3 पे आ जाएंगे, इस तरह से छात्रों, ठीक है ना। 1 और 2 बच जाएगा आपका, क्या बचा, -3 बचा ना, तो -3 बच गया, समझे ना। यही 2 तो माइनस किए हैं हम, इस तरह से लगाते हैं। यह नंबर लाइन पे शो करने का तरीका हो गया। समझ में आया हो तो आगे चलते हैं। संख्या रेखा पर घटाना हमने बता दिया आपको कैसे घटाते हैं भाई। अगर 5 - 6 है, 5 - 6 का मतलब एक माइनस की तरफ चला जा रहा है। पहले आप कहाँ तक आएंगे, 0 से स्टार्ट करेंगे, 6 तक आएंगे। अब -6 पे आप पहुँच गए, अब 6 माइनस में है तो माइनस पे आ गए। अब 5 हमको माइनस करना है, तो 5 पे जाएंगे, यहाँ पर क्या बचेगा, 1 बचेगा भाई, देख लो तो। या फिर यहाँ से आप 5 पे आ जाओगे, तब भी बात समान है। या फिर 6 पे आने के बाद आप उल्टा चलोगे 1 पे, 1 2 3 4 5 माइनस करना है, प्लस में है 5 तो प्लस की तरफ हम बढ़ गए, या प्लस की तरफ हम जा रहे हैं। और 0 से इधर चलेंगे तो माइनस की तरफ, ये चीज़ याद रखिएगा ना।
चलिए भाई, देखिए जिसको समझ में आ रहा है भैया बहुत सही है, जिसको नहीं समझ में आ रहा है आप समझने की कोशिश करिए, समझ में आ जाएगा। ठीक है ना। चलिए अब कोई अभ्यास का प्रश्न देख लेते हैं। अच्छा, ये आपसे पूछता है क्रम विनिमय नियम क्या होता है, सहचर्य नियम क्या होता है, तत्समक अवयव क्या होता है। यह पूछा। तत्समक अवयव का मतलब समझते हैं। तत्समक अवयव का मतलब किसी नंबर में अगर आप जीरो जोड़ेंगे, किसी भी नंबर में अगर आप जीरो जोड़ते हैं तो वही नंबर मिल जाता है। 7 + 0 0, 8 + 5 + 0, सॉरी यहाँ पे 7 5। तत्समक का मतलब किसी भी नंबर में अगर जीरो जोड़ें तो वही जीरो मिल जाए। यह होता है दोस्तों क्या आपका तत्समक नियम। अगर योग्य प्रतिलोम क्रम विनिमय नियम पूछता है, क्रम विनिमय का नियम मतलब होता है a + b = b + a, a + b = b + a, यानी कि 5 + 3 = 3 + 5। ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। घटाने का क्रम विनिमय मतलब कि 5 - 3 होगा। देखिए 5 - 3 हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 + 5 हो जाएगा। यह घटाने का क्रम विनिमय हो जाएगा भाई, इसको कर सकते हैं। चलिए गुणन का संवरक गुणक क्या होता है, गुणन का संवरक गुणक क्या होता है, गुणन का संवरक गुणक क्या होता है यह पूछा जाए तो आप बताएंगे। संवरक गुणक का मतलब होता है 2 गुणे अगर 5 कर रहे हैं तो 10 मिल रहा है। अगर 3 2 के बाद 3 गुणा अगर 6 कर रहे हैं तो 18 मिल रहा है। 5 के बाद 6, 6 के बाद फिर 5, 5 के बाद फिर इस तरह से। जैसे कि अगर बोले हम 2 गुणे 3 किया गया तो 6 आ गया, 3 गुणे 4 किया गया तो 12 आ गया, 4 गुणे 5 किया गया तो 20 आ गया, 5 गुणे 6 किया गया तो 30 आ गया। इस तरह से संवरक नियम होता है गुणन का। ठीक है ना। अब किसी भी नंबर में 0 से गुणा करेंगे 0 आएगा, 1 से गुणा करेंगे तो सेम नंबर मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ तक तो हो जाएगा आपका। चलिए यह रहा आपका, यह भी चैप्टर समाप्त हो गया छात्रों। इसमें कुछ नहीं है भाई, आपको परवर्ती अनुवर्ती बता दिया गया, हो गया, बस खत्म कहानी। अब आगे चलते हैं 5वें चैप्टर की तरफ। पूर्णांक तथा परिमेय संख्याओं पर गणितीय संक्रियाएं तथा इनके प्रतिलोम तत्समक हैं, यह पता करिए भाई। यह भी बेहतरीन प्रश्न है। पूर्णांक संख्या यह आपको बता दिया गया है। पूर्णांकों का जोड़ और घटाना कैसे इस पे नंबर लाइन पे शो करते हैं एक बार फिर से देख लीजिए। बस ज़्यादा दूर नहीं, ज़्यादा हम लोग बहुत नज़दीक आ गए हैं। आप घबराइए मत, ये आपका 5वां चैप्टर खत्म हो गया, समझ लीजिए। खत्म हो गया मतलब समझ लीजिए। अब इसमें पता है कैसे पूछता है, जैसे यह नंबर लाइन है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे +1, यहाँ पे +2, यहाँ पे +3, यहाँ पे +4, यहाँ पे +6, यहाँ पे +7, यहाँ पर +1, यहाँ पे +2, यहाँ पे सॉरी माइनस में होगा भाई, कंफ्यूज मत करो। कंफ्यूज का मतलब थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाता है ना दिमाग। -4 -5 इस तरह चले जाओ अनंत तक, है ना। अब आपसे बोलेगा कि आप बताइए -4 को अंकित करिए। -4 को तो क्या करेंगे भैया, -4 को नहीं दिखा लेंगे क्या। 5 को अंकित करिए, 5 को नहीं दिखा लेंगे क्या, यहाँ पे 5 कर लो भैया, 5 छूट गया है तो 5 हो जाएगा। बोलो भाई हर हर महादेव। अगर बोलेगा भैया -3 को प्रस्तुत करिए इसमें, तो -3 दिखा लेंगे कि नहीं दिखा लेंगे, इसी तरह दिखाना है, एक नंबर में आ जाएगा। ठीक है ना। इस चीज़ को हमेशा याद रखिए। अगर पूछा जाता है 3 और 5 का जोड़ दिखाइए, 3 और 5 का जोड़ दिखाइए, 3 और 5 का जोड़ दिखाइए, तो 3 से पहले 3 पे चलेंगे, 3 के बाद आप छटकेंगे कहाँ पर, 5 पर जाएंगे। 5 ये वाला, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, 3 से 5, 3 और 5 का जोड़ दिखाना है ना, +3 और +5 का। तो पहले 3 पे गए, 3 से फिर 5 आगे बढ़ेंगे, कहाँ तक जाएंगे, 8 तक जाएंगे, +8 यह होगा। ठीक है ना। अगर बोलता है 5 - 3 दिखाइए, 5 - 3, तो पहले कहाँ तक जाएंगे, 5 तक जाएंगे। 5 - 3 करना है तो 1 2 3 कर देंगे, कितना बचेगा भैया, 2 बच जाएगा, 1 और 2। ठीक है, इस तरह से करते हैं छात्रों। अगर बोलेगा 6 - 4 दिखाइए, तो पहले तो 6 तक जाएंगे, फिर 1 2 3 4, 6 - 4, 6 - 4, यहाँ पे 5 भी तो है, 1 2 3 4 यहाँ तक आएंगे, कहाँ तक आ जाएंगे, 2 तक आ जाएंगे। यह सारा रूल है घटाने का, इसमें कुछ नहीं बताना है, यह आपको आता है। चलिए आगे चलते हैं। खत्म खत्म कहानी, इसमें यही था, इसमें कुछ नहीं है। अगर -3 × 2 पूछता है तो -6 दिखाना होगा आपको। बोलेगा कि -2 × 3 को नंबर लाइन पे दिखाइए, इस संख्या रेखा पर दिखाइए, तो आप क्या करेंगे, 3 का गुणा करेंगे 2 में तो -6, -6 को दिखा दीजिए, कहाँ पर -6 है, -6 भैया, -6 भैया, एक बढ़ा लो, -6 यहाँ पर दिखा दीजिए, -6 है, इस तरह से। ठीक है ना। चलिए भाई हो गया। अब कुछ नहीं, अगर भाग करके पूछता है तो भाग वाला भी दिखा लेंगे। जैसे अगर आपसे पूछ लिया कि 1/2, देखिए ये प्रश्न पूछा है अभ्यास में, 1/2 प्लस -3/2 बराबर -1। अब इसको करेंगे तो -1 ही ना आएगा भाई। देखिए 1/2 है, हो सक नहीं, 1/1 कहाँ से आएगा, -1 नहीं है, 1/2, यहाँ पे माइनस है तो -3/2 हो जाएगा, हो जाएगा ना।
-3 + 1 करेंगे तो -2/2, यानी कि -1 सही है, -1 आएगा। अब -1 को नंबर लाइन पे शो करिए भाई, कौन नहीं शो कर लेगा? हो गया, कहानी हो गया भैया, हो गया, हो गया कि नहीं हो गया भाई? अब इस तरह के प्रश्न आप कर लेंगे, नंबर लाइन वाला आसान होता है, इसको आपको करके आना है, प्रश्न नहीं छोड़ना है, प्रैक्टिस कराया गया है, ऐसे ही प्रश्न आएंगे भाई, इससे बाहर नहीं आएंगे, ठीक है ना? चलिए, अच्छा अब योग्य व्युत्क्रम क्या होता है? योज्य व्युत्क्रम, योज्य व्युत्क्रम, योज्य व्युत्क्रम क्या होता है? ध्यान से सुनिएगा। परिमेय संख्या का उसके व्युत्क्रम से गुणनफल सदैव 1 होता है, यह चीज़ आपको पता होना चाहिए। जैसे कोई परिमेय संख्या है, मान लेते हैं 1/2, अगर इसका गुणा 2/1 से कर देंगे तो हमेशा 1 आएगा कि नहीं आएगा भाई? आएगा ना। अगर 3/4 है तो गुणे 4/3 करेंगे तो कितना आएगा भाई? 1 आएगा कि नहीं आएगा? काट लीजिए। तो यही बोल रहा है, परिमेय संख्याओं का उसका गुणनफल उसके व्युत्क्रम से अगर गुणनफल कर दें, जैसे 1/2 एक परिमेय संख्या है, इसके व्युत्क्रम से उल्टे से इसी में गुणा कर देंगे तो हमेशा 1 आएगा, यह चीज़ बोल रहा है, ठीक है ना? ऐसे प्रश्न आएंगे तो आप कर लेंगे भाई, बिल्कुल कर लेंगे मेरे दोस्तों। चलिए, अब देखिए कैसे कैसे प्रश्न आपके अभ्यास में दिया है। जैसे बात करें, एक दिया है -13/7 प्लस 6/7, -13/6 है, -13 + 6 है, क्योंकि नीचे समान है तो नीचे 7 ही रहेगा, तो काट लीजिए। 13 और 6 कितना होगा? 6 माइनस कर लीजिए तो 7 आ जाएगा, माइनस का 7 काट लेंगे तो -1। इस -1 को नंबर लाइन पे शो करिए भाई, हो नहीं जाएगा क्या? हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। -1 और -1/2 के ठीक बीच की परिमेय संख्या बताइए। बहुत सही है, -1 और -1/2 के बीच के ठीक परिमेय संख्या बताना है, तो -1 करिए, प्लस में -1/2 को जोड़ दीजिए, बटे 2 कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा? -1 -1/2 बटे 2, 2 एकम 2, -2, -1/2 दूनी 4, तो कितना हो गया? -3/4। यह दोनों को यह बिल्कुल बीच में, 2 एकम 2, -2 -3, ठीक है, 2 दूनी 4, यानी कि -1 और -1/2 के बीच में बीच की परिमेय संख्या -3/4 होगी। अगर पूछता है ए और बी के बीच की परिमेय संख्या बताइए, बिल्कुल मिडल, बिल्कुल बीच की संख्या बताइए, तो आप करेंगे a + b/2, यही होता है फार्मूला, नोट कर लेंगे। चलिए ऐसे ही प्रश्न आते हैं, आपको कर लेना है। चलिए भाई, चलिए अगले चैप्टर पे हम लोग आ गए। चैप्टर नंबर 5, समीकरण तथा सर्वसमीका क्या होता है, इसका अर्थ बताइए। बस अर्थ बताना है, इसमें कुछ नहीं करना है आपको। समीकरण क्या होता है, सर्वसमीका क्या होता है, हम एक सिंपल, केवल एक भाषा में आपको, मतलब एक शब्द में समझाने की कोशिश करेंगे, आप लोग समझिएगा। समीकरण, समीकरण ऐसा समीकरण समीकरण एक ऐसा प्रतिरूप होता है जिसमें, जैसे हम बोलें कि मान लीजिए ax + y, x + 2 बराबर x² + x² न लेकर मान लेते हैं x + 6 है, तो यहाँ पर बताइए एक रखने पे क्या संतुष्ट होगा? वैल्यू x बराबर 1 रखिए, वैल्यू संतुष्ट होगा? नहीं होगा, क्योंकि x की जगह अगर 1 रखते हैं तो 2 1 3 आएगा, और x यहाँ पे 1 रखेंगे 7 आएगा, तो क्या 7 बराबर 3 हो सकता है? कभी नहीं हो सकता। मतलब x से रखने पर x बराबर 2 रखिए, 2 रखिए, 0 रखिए पहले, तो 2 आएगा और 6 आएगा। अगर x बराबर 2 रखते हैं तो 2 दूनी 4, यानी कि 4 आ गया, 2 2 4 और 6 2 8 आ गया। x बराबर 5 रखिए, 5 2 7 और 5 + 6, 6 5 11, मतलब कि एक ऐसी वैल्यू जरूर आएगी साथियों जो x की वैल्यू होगी और इसको सिद्ध करेगा। मतलब कि सारे के सारे x की वैल्यू 0 से लेकर इनफाइनाइट तक रखने पर जो किसी भी समीकरण को, जिस समीकरण को संतुष्ट न कर पाए, अगर इसमें x की वैल्यू हम चाहे जितना रख लें, 0 रख लें, 1 रख लें, 2 रख लें, 3 रख लें, कुछ भी रख लें, तो इसको सारे के सारे वैल्यू संतुष्ट न कर पाए, उसे क्या कहते हैं हम लोग? समीकरण कहते हैं। लेकिन जो आपकी सर्वसमीका होती है छात्रों, सर्वसमीका की अगर बात करें, एक सर्वसमीका हम लेना चाहेंगे, एक सर्वसमीका हम लेते हैं, यहाँ पे कोई सा एक सर्वसमीका लिया जाए। हाँ चलिए एक सर्वसमीका लेते हैं, जैसे कि हमने 2x x² - 1 बराबर 2x³ - 2x, यह एक सर्वसमीका, इसको हमने ले लिया। अब आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए यह सर्वसमीका है कि समीकरण है, तो आप चेक करना स्टार्ट करोगे। जैसे x बराबर 0 रखिए, 0 के लिए दोनों पक्ष बराबर आना चाहिए, देखिए आ रहा है कि नहीं? यहाँ पे 0 रखेंगे तो पूरा 0, यहाँ पे 0 रखेंगे तो पूरा 0, भाई बराबर आ गया। अगर x बराबर 1 रख दें तो 2 एकम 2, यहाँ पर 1 - 1 0, यहाँ पर 2 एकम 2, 2 एकम 2, क्योंकि 1 के पावर 3 रहे, 1 के पावर 4 हो, 1 के पावर 5 हो, तो वैल्यू 1 ही आता है।
लेकिन अगर 1 के पावर 0 हो या फिर किसी भी नंबर के पावर 0 होता है तो हमेशा वैल्यू 1 देता है। इस चीज़ को भी दिमाग में रखेंगे। तो इधर भी 0 आ गया। अगर x बराबर 2 रखते हैं तो 2 दूनी 4, 2 में से 2 दूनी 4 में से 1 गया 3, तो 3 और 2, 3 दूनी 3 चौक 12 आ गया। इधर रखिए 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 2 दूनी 4, 16 माइनस 4, सॉरी 16 माइनस कितना 2 दूनी 4, 12 आ गया इधर भी। मतलब हमारे कहने का सेंस यह है छात्रों कि अगर ऐसे जो आपका सर्व समीका होता है, सर्व समीका में x की किसी भी मान के लिए सारे वैल्यू संतुष्ट हो जाएं, सारे वैल्यू यहाँ पर रखने पर, इस समीकरण में रखने पर, इस सर्व समीका में रखने पर सारे वैल्यू को संतुष्ट कर दे, वही सर्व समीका होता है। और समीकरण के लिए हमने क्या बताया, जैसे समीकरण के लिए भी एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, देखिएगा। समीकरण के लिए जैसे हमने लिया 4x + 3 बराबर 2x + 11। इसमें बताइए यह समीकरण है कि सर्व समीका है, तो आप कैसे प्रूव करोगे? तो आप करोगे पहले x बराबर 0 रखने पर, 0 रखिए, 4 हो गया 0, यहाँ पे 3 बचा, यह 0 यहाँ पे 11 बचा। क्या सिद्ध हुआ भाई? पहली वैल्यू रखने पर जब सिद्ध नहीं हुआ, प्रूफ नहीं हुआ, दोनों वैल्यू बराबर नहीं आए, तो इसका मतलब क्या है? समीकरण है, न कि सर्व समीका है। समीकरण क्या होता है? ऐसा सिचुएशन, ऐसा व्यंजक जिसमें x के या फिर किसी भी व्यंजक के सारे वैल्यू को रखने पर बराबर न आए दोनों पक्ष, यह होता है समीकरण। लेकिन सर्व समीकाएं क्या होती हैं? सर्व समीकाएं वो ऐसी व्यंजक होती हैं जिनमें x के किसी भी मान के लिए दोनों पक्ष बराबर आ जाता है, उसे कहते हैं सर्व समीका। समझ में आ गया? x के देखिए हमने 0 1 2 रखा तो सारे वैल्यू बराबर आ रहे थे, यहाँ पर 1 रखिए तो 4 एकम 4 3 7 आ गया, 2 एकम 2 + 11 13 आ गया। देखिए किसके लिए संतुष्ट होता है, देखते हैं। x बराबर 2 रखिए, 4 दूनी 8 + 3, 8 2 10 11 आ गया, 2 दूनी 4 + 11, 11 4 15 आ गया, बराबर नहीं है। x बराबर 3 रखिए तो 3 चौके 12 + 3 15 आ गया, 3 दूनी 6 + 11 कितना आ गया? 17 आ गया, बराबर नहीं है। x बराबर 4 रखिए, 4 चौके 16 + 3 19 आ गया, 4 दूनी 8 + 11 19 आ गया। मतलब एक ऐसा वैल्यू हमको मिला जो x बराबर 4 रखने पर इस समीकरण को संतुष्ट कर सकता है। तो मतलब एक वैल्यू मिला, सारे वैल्यू नहीं मिले। तो जब सारे मिल जाते, सारे संतुष्ट कर देते, तो सर्व समीका हो जाता। कोई एक इसको संतुष्ट करता है तो यह समीकरण होता है। अब हमारे आशय से आप समझ गए होंगे कौन सा सर्व समीका है, कौन सा समीकरण है। तो आपको एमसीक्यू में आएगा 4 ऑप्शन देकर इस तरह से कि कौन सा सर्व समीका है और कौन सा समीकरण है। पहला प्रश्न इस तरह से बनेगा ऑप्शन में देकर कि कौन सा सर्व समीका है यह बताइए, कौन सा सर्व समीका है यह बताइए। पहला 2x + 3 बराबर 5, दूसरा ऑप्शन ले लीजिए 2x + 1 बराबर 2x + 2, तीसरा ऑप्शन ले लीजिए 4x बराबर 2x + 6, चौथा ऑप्शन ले लीजिए x + 4 बराबर 6 - 3x। बताइए इसमें कौन सा सर्व समीका है। तो पहले स्टार्ट करते हैं इसको। x बराबर 0 रखिए, 3 आ रहा है, काट दो, यह सर्व समीका हो ही नहीं सकता भाई, 0 रखने पे भी आ जाना चाहिए बराबर। इसमें देखिए x बराबर 0 रखते हैं तो 2 एकम 2, यहाँ पे 0 रखते हैं तो 2, यह अभी तक काम चल रहा है। अगर x बराबर 1 रखिए, 1 1 2, 2 दूनी 4, x बराबर 1 रखिए, 2 एकम 2 2 2 4 आ गया। x बराबर 2 रखिए, 2 1 3, 3 दूनी 6, x बराबर 2 रखिए तो 2 4 2 6। अभी तक तो मामला चल रहा है, आगे चेक कर लेते हैं, हो सकता है यही हो जाए हमारा आंसर। आगे चेक करते हैं पहले। x बराबर 0 रखने पर 0 आ रहा है, नहीं आ रहा है भाई, यह भी नहीं होगा। इसलिए x बराबर 0 रखने पर 0 हुआ, 0 बराबर हुआ, नहीं हुआ, यानी कि सर्व समीका हमारा यही हो गया था। ठीक है ना, समझे? मतलब कि x के सारे वैल्यू के लिए दोनों पक्ष अगर बराबर आते हैं तब जाके हमारा सर्व समीका होता है, ऐसे पहचानते हैं भाई। चलिए यह भी समीकरण खत्म, यह भी खत्म हो गया। अब आपको इसमें कैसे प्रश्न देता है पता है? बताइए 2x + 5 बराबर 13, तो x की वैल्यू बताइए। तो 2x बराबर 13 - 5, तो 2x बराबर 5 - 13, 13 - 5 करेंगे तो 8 2 10 3 13, तो 8 आएगा। x बराबर 8/2 यानी कि 4 हो जाएगा। भाई देखिए तेजी नहीं है, जो बच्चे भाग रहे हैं, जो बच्चे आ रहे हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि वो पूरा वीडियो देख कर जाएंगे। बीच बीच में बोलने की आदत तो नहीं है, लेकिन बहुत ही रिक्वेस्ट के बाद ये वीडियो बनाई जा रही है। बहुत सारे विद्यार्थी हैं, बहुत सारे प्रशिक्षु हैं जो बहुत ही ज़्यादा दुखी थे, तो उनके दुखी को हमको देखा नहीं गया भाई, दुख उनका। तो हम कहे कि भैया बना ही दो, जिससे कि अपना फ़ायदा क्यों देखा जाए, बच्चों का कम से कम कुछ लाभ होगा। बच्चे मेन टाइम पे, एम टाइम पे अगर देख कर जाते हैं इस वीडियो को तो पूरा स्कोर करके आएंगे। एक प्रश्न और लगाइएगा, x + 1 का होल स्क्वायर बराबर x² + 2x + 1 बताइए। एक सर्व समीका है तो इसे सिद्ध करिए। सिद्ध करना है भाई, सिद्ध क्या करना है? x + 1 है तो x² + 2x + 1 के बराबर लाना है, तो आप खुद ला सकते हो। देखिए x² होता है इसकी वैल्यू
ए प्लस बी का होल स्क्वायर ही तो होता है। तो एक्स स्क्वायर ए का स्क्वायर हो गया प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2 गुणे ए गुणे बी, यही तो होता है ना भाई। एक्स प्लस 1 को अगर इसको ए इसको बी मान लेंगे तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फार्मूला। अब इसको देखेंगे इसके बराबर आ जाएगा, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x। पता है हमने संकल्प लिया है कि जब तक आपका ये वीडियो पूरा का पूरा क्लास नहीं खत्म हो जाता है तब तक हम पानी नहीं पियेंगे, है ना। और पानी पियेंगे भी नहीं, खत्म कर कर ही पानी पियेंगे। चलिए करीब कितने घंटे हो गए, रुकिए देख लेते हैं। अरे राम रे राम, चलिए कोई दिक्कत नहीं है भाई, 1.5 घंटे हो गए। देखिए एक बार वीडियो को देख लेते हैं सही है कि नहीं। ठीक है भाई, 1.5 घंटे आपके होने वाले हैं और अभी तक शायद ही बच्चे बहुत कम हैं। चलिए कोई बात नहीं, बच्चे कम हैं, इतने बच्चे अगर अच्छे नंबर गेन करते हैं तो उनका कम से कम जो दुआएं देंगे वो हमारे लिए बहुत ही अच्छा होगा। चलिए अब अभी चैप्टर आपका फिनिश हुआ। एक प्रश्न और लगा लेते हैं इस पर। 5x प्लस 4 बराबर 3x प्लस 8, ठीक है। और इसमें देते हैं तथा प्रतिबंध के लिए x प्लस 2 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2x में कौन सा प्रतिबंध सौर समीकाएँ हैं, सौर समीका है। आपको तालिका से सिद्ध करना है। तो एक यह आपका समीकरण है, एक यह आपका है, आपको बताना है कौन सा सौर समीका है। तो चलिए तालिका बनाइए इस तरह। अब अगर यहाँ पे x बराबर 0 रखते हैं, x बराबर 0 रखिए तो 0 होगा, यहाँ पे 4 बचेगा, यहाँ पर 0। अगर x की जगह 0 रखेंगे तो 3 एकम 3 0 का 0, यहाँ पर 8, मतलब कि बराबर नहीं हो रहा है, यहाँ पर लिख दीजिए 9, बराबर नहीं हुआ। अगर x बराबर 1 रखते हैं तो 5 एकम 5, 5 4 9, 3 एकम 3, 8 3 11, तभी बराबर नहीं हुआ 9। x बराबर 2 रखिए, 2 रखते हैं तो 2 5 10, 10 4 14, 3 दूनी 6, 8 6 14, बराबर हो गया भाई। यस, मतलब इस सारे वैल्यू के लिए बराबर नहीं हुए तो जाहिर सी बात है हमारा सौर समीका नहीं है। आगे चलते हैं, इसमें रखिए x बराबर 0, तो 0 हुआ तो इधर 0, इधर भी 0, क्योंकि यहाँ 0 यहाँ 0, 0 प्लस 0 0, यानी कि s भैया हो गया है हमारा। दूसरा x बराबर 1 रखिए, तो x बराबर 1 रखेंगे तो 1 यहाँ पर 1 2, 2 1 3, 3 का गुणा 1 के साथ तो 3 एकम 3, 3 एकम 3 इधर आ गया। अब यहाँ पे देखिए 1 रखेंगे, 2 यहाँ पर है, 2 एकम 2 प्लस 1 3, यानी कि s, ये भी बराबर आ गया। इस तरह 2 रखेंगे तो 2 2 4, 4 दूनी 8 इधर आया, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 4 प्लस 4 8 आ गया, मतलब यस। छात्रों मतलब कि ये हमारा सौर समीका है। आगे अब 6 अंक तक निकालेंगे, कहाँ तक भैया, या फिर 5 तक, मैक्सिमम 5 तक निकालेंगे। अगर इस तरह के प्रश्न आते हैं, आपसे पूछेगा तालिका बनाकर निष्कर्ष निकालिए कि प्रतिबंध इतना और इतना में कौन सौर समीका है, कौन सौर समीका नहीं है। बोलो भाई हर हर महादेव। चलो आगे आ जाते हैं। अच्छा देख लेते हैं कितने अभ्यास हैं भाई, या तुम देखे ही नहीं, 7वें अभ्यास पर पहुंच गए हैं। घबराइए मत, बहुत ही नज़दीक हैं। हमको ऊपर जाने में बहुत टाइम लग रहा है, पीडीएफ बनाने में बहुत मेहनत लगा है भाई, बहुत मेहनत लगा है, तो इसको आप थोड़ा समझिए। हाँ भाई चलिए बहुत नज़दीक हैं। अब 7वां भी ख़त्म कर दें फटाफट। छठा खत्म हो गया, 7वें की तरफ चलते हैं। 7वां चैप्टर क्या है भाई, रेखीय समीकरण पर आधारित प्रश्न। रेखीय समीकरण पर आधारित प्रश्न कैसे होते हैं इसको देखिएगा भाई। चलिए नोट कर लिए होंगे, आगे चलते हैं। रेखीय समीकरण पर आधारित प्रश्न, रेखीय समीकरण पर आधारित प्रश्न। एक बार हम थोड़ा सा स्याही भी डाल लेते हैं, तब तक एक बार अगर मन हो आपका तो आप शेयर कर देंगे। तो गर्मी बहुत हो रही है भाई, ठीक है, और यहाँ पर कोई एसी कूलर नहीं होता है क्योंकि हमारे पास उतने सिस्टम नहीं है, क्योंकि हमारा परिवार बहुत छोटा है। तो कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग हैं और परिवार चाहता है भाई। देखिए आप लोग को पूरा माइंड खोलकर, दिमाग खोलकर क्लास में बैठे रहना है, और जब तक हम पढ़ाएंगे तब तक आपको क्लास करना है। यह नहीं कि भागने लगें तो काम नहीं चलने वाला है, ठीक है ना। अगर 5 ही 6 बच्चे हैं, 10 ही बच्चे हैं, तो उनसे ही रिक्वेस्ट करते हैं कि वह कम से कम उनके नज़र में जिस कॉलेज में पढ़ते होंगे, कम से कम अगर एक बच्चा एक कॉलेज का है, 10 बच्चा देख रहा है, तो 10 बच्चे की नज़र में तो बहुत सारे बच्चे होंगे कि उनका बैक होगा भाई मैथ में, तो भैया उनको लाओ और कहो भैया पास हो जाओ, पास हो जाओ। प्लस यूपी टेट की भी तैयारी यहाँ से हो जाएगी। यूपी टेट में ही सारे सेमेस्टर के जितने मैथ हैं सब हम करा चुके हैं, वो भी करा दिए हैं, और प्लस यूपी टेट का पूरा सिलेबस मैथ का कंप्लीट है छात्रों, आप देख सकते हैं, लेकिन अभी नहीं, पेपर होने के बाद। चलिए भाई हम आ जाते हैं रेखीय समीकरण क्या होता है। रेखीय समीकरण मतलब एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ये रेखीय समीकरण है। एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ये रेखीय समीकरण है। यह बराबर 0 होना चाहिए तो रेखीय समीकरण होता है। और एक्स की पावर 4 प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर
प्लस एक्स प्लस 1 बराबर क्या है, ये रेखीय समीकरण है। चलिए, अब रेखीय समीकरण ऐसे समीकरण होते हैं जिनका बायां पक्ष और दायां पक्ष का मान बराबर आ जाता है। अगर 0 दिया है तो 0 आ जाएगा, अगर यहाँ पे 4 दिया रहता तो 4 आ जाएगा यहाँ पे x के किसी भी मान के लिए, मतलब जो वैल्यू फिक्स होता है उसके लिए। अगर यहाँ पर 5 दिया है तो ऐसी वैल्यू बताइए 5, मतलब यहाँ पर क्या रख दें x की वैल्यू 5 आ जाए तो एक मान के लिए संतुष्ट होता है, यानी यही समीकरण होता है। अभी हमने पढ़ा समीकरण क्या होती है, किसी भी वैल्यू के लिए संतुष्ट होती हैं। और समीकरण क्या होता है भाई, समीकरण यह होता है किसी एक वैल्यू के लिए संतुष्टि हो, ठीक है ना। चलिए, 1 या 2 3 भी हो सकता है। अगर घात 3 है तो 3 वैल्यू के लिए, घात 2 है तो 2 वैल्यू के लिए, घात 4 है तो 4 वैल्यू के लिए संतुष्ट होगा, ठीक है ना। बस यही है, इसमें न्यूमेरिकल आपका नहीं आता है, न्यूमेरिकल आता है तो आगे देख लेते हैं, है ना। हम देखते हैं आगे, घबराइए मत। अब आपको रेखीय समीकरण समझना, जैसे आप तराजू ले लीजिए, 2 तराजू है, पलड़ा है भाई, मुंह बिल्कुल सूख गया है ना। तो जो हम संकल्प लिए उस पर अटल रहेंगे, पानी तभी पिएंगे जब आपका पूरा सिलेबस खत्म करवा देंगे। ये 2 तराजू है, अगर इसे 5 वाट रख दीजिए, 6 किलो का वाट रख दीजिए, तो किधर झुक जाएगा, इधर झुक जाएगा। तो क्या ये रेखीय समीकरण होगा भाई, नहीं होगा। रेखीय समीकरण तब होगा जब इधर भी 5 वाट हो, इधर भी 5 वाट हो, या फिर इधर भी 6 वाट हो, इधर भी 6 वाट का हो वैल्यू, 6 वाट का वाट हो, तब जाके हमारा दोस्तों क्या होता है, ये पूरा का पूरा रेखीय समीकरण होता है, एक रेखा में होता है। वो तो अलग बात है भाई, टेनी मारो चुम्बक लगाओ, वो अलग बात है ना। अब चलिए हम आ जाते हैं प्रश्न पर। पहला प्रश्न, x माइनस 5 बराबर 10 दिया है तो x की वैल्यू बताइए। तो x बराबर 10 प्लस 5 बराबर 15 आ जाएगा, ठीक है भाई। चलिए फटाफट, हमको 3 घंटे से ऊपर नहीं ले जाना है इस सेशन को, बस इतना इतना ध्यान रखिए। हो सकता है 2 घंटे में सिमट जाए तो बहुत अच्छा है, क्योंकि आपको रिवीजन करने का समय मिल जाएगा। देखिए इसकी वैल्यू बताइए, 4 माइनस क्या लिखा है, x बटे 6 बराबर 5 है, तो x की वैल्यू बताइए। तो x बराबर 6 गुणे 5 30, राइट आंसर। अगर पूछता है 5 माइनस 4x बराबर 24 है तो x की वैल्यू बताइए, तो बताएंगे 5 माइनस 4x बराबर 24 है भैया, तो माइनस 4x बराबर 24 माइनस 5 बराबर 19 हो जाएगा। माइनस 4x बराबर 19 होगा तो x बराबर हो जाएगा 19 बटे के 4, वो भी माइनस में, ठीक है भाई, ठीक है ना। कहाँ गलत हो गया भैया, देख लो कहाँ गलत हो गया, ठीक है। 5 इस तरह एक वैल्यू यह दिया है 4x बराबर 24, तो x बराबर 24 बटे 4, 4 छक 24, x बराबर 6 वैल्यू होगा भाई। अगला देखते हैं, 4x प्लस 2 बराबर 102 है, तो बताइए क्या होगा इसमें x की वैल्यू। 4x बराबर 102 माइनस 2, 4x बराबर 100, x बराबर भैया 100 बटे 4, भैया बताइए x बराबर कितना आ गया, 25 आ गया, ठीक है महाराज जी। चलिए आगे चलते हैं। देखिए प्रशिक्षुओं, आप लोग को थोड़ा सा मोटिवेट रहकर पढ़ाई करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए बोल रहा है आम के पौधों की संख्या 25 है, अमरूद के पौधों की संख्या 25 का 3 गुने का 2 अधिक है, तो टोटल कितने पौधे हैं भैया, यह बता दीजिए। क्या बोल रहा है भैया, बोल रहा है कि आम के पौधों की संख्या कितनी है, आम के पौधों की संख्या कितनी है, 25 है। मैंगो के ट्री 25 हैं, और जो आपका पपाया है, मतलब कि अमरूद है भैया, अमरूद के पौधे कितने हैं, बोल रहा है पौधे का आम के पौधे के 3 गुने से 2 अधिक, आम के पौधे 25 हैं तो 25 का 3 गुने से 2 अधिक हैं, यह बोला जा रहा है प्रश्न में। तो टोटल पौधे कितने हुए, टोटल कुल पौधे 25 प्लस 25 तियाँ 75 प्लस 2, 25 तियाँ 75 यानी कि 102 हो गए कि नहीं हो गए भैया, 102 पूरे के पूरे अमरूद और आम के हो गए। चलिए अगला, बस खत्म कहानी। अब प्रश्न पे आ जाते हैं, वह कौन सी संख्या है जिसके 1/3 में 5 जोड़ने पर 8 प्राप्त होता है। प्रश्न लिखिए फटाफट, प्रश्न लिखिए। वह कौन सी संख्या है जिसके 1/3 में 5 जोड़ने पर 8 प्राप्त होता है, वह कौन सी संख्या है, वह कौन सी संख्या है जिसके जिसके 1/3 में एक तिहाई में ऐसे नहीं लिखा है आपके प्रश्न में, ऐसे लिखा है एक तिहाई में जिसके एक तिहाई में 5 जोड़ने पर 8 प्राप्त होता है, 8 प्राप्त होता है,
प्राप्त होता है भैया। बताओ वह कौन सी संख्या है जिसके एक तिहाई में 5 जोड़ने पर 8 प्राप्त होता है? तो वह संख्या मान लेते हैं यक्स है। यक्स का एक तिहाई में 5 जोड़ते हैं तो 8 आता है। यक्स बराबर कितना हो जाएगा? यक्स बटे 3 बराबर 8 माइनस 5, 3 बचेगा। तो यक्स बराबर कितना हो जाएगा भैया? यक्स बराबर देख लीजिए, 3 त्रिका 9, 9 राइट आंसर होगा। चलिए अगला देखिए, प्रश्न पूछा गया है, सचिन की वर्तमान उम्र ज्ञात कीजिए यदि वह 10 वर्ष पहले 35 वर्ष का था। सचिन की वर्तमान उम्र हमको पता करना है, वर्तमान उम्र पता करना है। अगर वह 10 वर्ष पहले 35 साल का था भैया, 10 वर्ष पहले का बताया गया है आपको, 10 वर्ष पहले का बताया गया है, तो यानी कि यह प्लस 10 कर देंगे तो वर्तमान आ जाएगा भाई, तो बता देंगे 45 साल का हो जाएगा। देख लीजिए ऐसे प्रश्न आते हैं। यह प्रश्न आपका पिछले साल का पेपर का भी है, 3 साल का पेपर भी इसमें इंक्लूड है। जिन बच्चों को लग रहा है पेपर सर नहीं करा रहे हैं तो पेपर भी इसमें इंक्लूड है, घबराइए मत। और आपसे एक बात और बता देते हैं, ये तो बैक पेपर दे देंगे, इसके बाद थमना नहीं है। अभी 4th का भी स्टार्ट होगा, कल से 4th सेमेस्टर का स्टार्ट होगा। हम लोग खत्म करेंगे, कोशिश करेंगे 2 चैप्टर एक दिन में खत्म करें, ठीक है ना। मैक्सिमम 1 घंटे का क्लास होगा, तो आप सारे क्लास फॉलो जरूर करेंगे इस पेपर को देने के बाद। अब आ जाते हैं समीकरण x + 7 = 3 = 13 का हल है। x + 7 = 13 का हल बताइए। तो x बराबर 13 - 7 यानी 7 7 14 -1 कर दीजिए 6, ठीक है ना। 6 6 12 1 13। बस प्रश्न खत्म भैया। आ जाते हैं इकाई नंबर 8 पर। व्यंजकों का गुणनफल तथा सर्वसमीकाएं क्या होती हैं? सर्वसमीका क्या होता है आपको पता होना चाहिए भैया। व्यंजकों का गुणनफल देख लेते हैं फटाफट। देखिए व्यंजकों का गुणनफल फटाफट। जैसे 3x × x बराबर क्या होगा? 3x² होगा भाई। जैसे 3x × 4x बराबर क्या होगा? 4 3 12x² होगा भाई। x² × x⁴ बराबर क्या होगा? तो बोलेंगे 4 2 6, x⁴ 6 हो जाएगा भाई। अगर बोलेंगे 2x² × y × y⁴ × x⁴ क्या होगा? तो बोलेंगे 5 3 8। अगर ये x है, यह सब y है, पावर 1 है, तो 5 3 8 1 9, यानी कि 2x² y⁴ में 9 हो जाएगा भाई। बस खत्म कहानी। यही आता है गुणा करने के लिए, सबसे बड़ा गुणा करने के लिए देगा तो इस तरह दे देगा 5x 3x³ - 2y + 3z। गुणा करिए, कर लीजिए। 5 3 15, x का x³ के साथ x⁴ 5 दूनी 10 - 10 xy। 5 3 15 15 xy भैया, हो गया कहानी। आगे बहुपदी का आ गया तो ये y + z × x + y इस तरह से दे देगा तो हो जाएगा गुणा। चलिए आगे चलते हैं। कुछ भी नहीं है, आराम आराम से करिए। आपको इसमें बता दिया गया है a + b के होल स्क्वायर का क्या होता है फार्मूला, a - b का होल स्क्वायर का क्या होता है, a + b का होल क्यूब का क्या होता है। ये हमारे सर्वसमीकाएं होती हैं। फिर से एक बार बता देते हैं, a + b का होल स्क्वायर a² + b² + 2ab होता है। a - b का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है? a² + b² - 2ab होता है। a - b का होल क्यूब बराबर क्या होता है? a³ + b³ a³ - b³ a³ - b³ -3ab इंटू a - b a³ - b³ का हो गया। a + b का होल क्यूब का क्या होगा बताएंगे? a³ + b³ + 3ab इंटू a + b होगा भैया। अगर बोलेंगे a³ + b³ का क्या होगा तो बोलेंगे a + b ब्रैकेट में a² + b² - ab होगा भैया। अगर बोलेंगे a³ - b³ का क्या होगा तो बोलेंगे a + b ब्रैकेट में a² + b² माइनस का प्लस हो जाएगा, प्लस ab होगा क्योंकि यहाँ पे माइनस है। ये सारे सर्वसमीका हैं, आप लिख लीजिए भैया, इससे प्रश्न आते हैं। चलिए अब आपको क्या करेगा, जैसे दे देगा a - b का होल स्क्वायर बताइए। जब a = 5 हो, b = 3 हो तो 5 रख लीजिए -3 रख लीजिए, स्क्वायर कर लीजिए। 5 में से 3 जाएगा तो बोलेंगे सर 2 का स्क्वायर 4, यानी पूरी वैल्यू 4 आनी चाहिए। लेकिन आपको ऐसे नहीं लगाना है, आपको बोला रहेगा भैया सर्वसमीका से लगाइए, तो सर्वसमीका से ले लो भैया। 5 का स्क्वायर + 3 का स्क्वायर माइनस में 5 3 15 दूना 30, 5 5 25 + 9 - 30, 25 5 30 7 34, 34 - 30 = 4। इस तरह से लगा देंगे, ठीक है। चलिए यह भी चैप्टर क्लोज हो गया। भाई आपको देखिए पॉज करके वीडियो देखना है, क्योंकि चैप्टर थोड़ा ज़्यादा होते हैं तो हम इसको थोड़ा सा फास्ट स्पेस करा रहे हैं, जिससे बच्चे कर लें, अटेम्प्ट कर लें, सारे के सारे उनका सिलेबस खत्म कर दिया जाए, है ना। चलिए भैया
और प्रश्न देख लेते हैं। जैसे एक प्रश्न यह दे दिया है, देखिए ध्यान से, यक्स प्लस 1/x बराबर 2 है, तो यक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू बताइए क्या होगा। तो आपको पता होना चाहिए यक्स प्लस 1/x का अगर स्क्वायर करते हैं, होल स्क्वायर करते हैं, तो मिलता है यक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2 इंटू यक्स इंटू 1/x। यह इससे कट जाएगा, बच जाएगा यक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2। भाई देखिए फास्ट नहीं है भाई, फास्ट नहीं है महाराज जी, फास्ट मत बोलो आज, कम से कम फास्ट मत बोलो, यह बिल्कुल स्लो है, आप लोग को पढ़ना है। देखिए यहाँ पे यक्स प्लस 1/x का होल स्क्वायर है। अब यक्स प्लस 1/x की वैल्यू दिया है 2, तो 2 की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे, तो 2 का स्क्वायर बराबर इसकी वैल्यू आपको निकालना है, तो लिख देंगे यक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। किसकी वैल्यू दिया है, 2 इधर है, 2 को इधर लाइए, तो 2 दूनी 4 माइनस 2 बराबर यक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। 2 माइनस 4 माइनस 2 करेंगे 2 आ जाएगा। अगर ये MCQ में आता तो अब x की वैल्यू 1 रख के चेक कर लेते, तो यह कि 1 2 हो गया, तो यहाँ भी 1 यहाँ भी 1, तो इसकी वैल्यू 2 अगर MCQ में आता तो। चलिए यह चैप्टर फिनिश, आगे चलते हैं। आगे कौन सा चैप्टर है भैया, क्षेत्रफल आयतन और धारिता बताइए। क्षेत्रफल आयतन तथा धारिता बताइए। क्षेत्रफल आयतन तथा धारिता, पहले क्षेत्रफल बता देते हैं आपको हम, बस इसमें वर्ग का है क्षेत्रफल, बस वर्ग का क्षेत्रफल है भैया। बस इस पे क्या समझते हैं आप, आपसे यह पूछा गया है, इसमें बस आप क्या समझते हैं। क्षेत्रफल का मतलब यह होता है किसी भी चीज का एरिया, जैसे हम बोले ये आपका वर्ग है, वर्ग कितना एरिया घेरता है, तो बोलेंगे सर इतना एरिया। भाई कितना एरिया, बोलोगे इतना एरिया, भाई इसका कुछ पैमाना तो होगा जी, ए, यानी अगर इसका साइड ए है सारा, तो यह A² एरिया घेरा है। अब अगर पूछा जाता है आयतन क्या होता है, आयतन का मतलब होता है अगर आप इसी को उठा देंगे, कैसे भैया, इस प्रकार से उठा दीजिए, इसको उठा देंगे तो यह बन जाता है, यह अगर वर्ग है तो वर्ग का घन में कन्वर्ट हो गया। अगर पूछेगा घन में क्या क्षेत्रफल निकलता है, भाई बिल्कुल निकलता है घन का क्षेत्रफल। घन का क्षेत्रफल क्या होता है सर, तो बता देंगे अगर भुजा A² का था 1 का, इसमें इस तरह के 6 भुजा होंगे, 6 साइड होगा। देखिए 2 इधर, 2 आगे पीछे, 2 ऊपर नीचे, तो 6 से गुणा कर दीजिए, यह पूरा एरिया हो गया। सर आयतन कितना इसका होता है, तो बोलेंगे सर A लंबाई, B चौड़ाई और C ऊंचाई, यानी कि A गुणे A सब तो वैल्यू A है, घन का मतलब A होता है। अब घनाभ का मतलब लंबाई भी अलग, चौड़ाई भी अलग, ऊंचाई भी अलग, तो A गुणे B गुणे H हो जाता है, यानी कि L गुणे B गुणे H कर देंगे। लेंथ गुणे ब्रेथ गुणे हाइट, यानी लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, ये हो जाता है दोस्तों वॉल्यूम घनाभ में। अगर घन का पूछता है तो A क्यूब या फिर भुजा का क्यूब, है ना। यह चीज हो गया भैया, यह खत्म हो गया, इसमें कुछ नहीं करना। अगर पूछा जाता है 3 लीटर के जग में, 3 लीटर के जग में पानी भरने के लिए 50 मिली के बर्तन में कितनी बार पानी डालना होगा। भैया 3 लीटर का जग है, किलो हेक्टो डेका लीटर डेसी सेंटी मिलीमीटर, तो आपको पता है कि भैया 3 लीटर का जग है, इसमें 50 मिलीलीटर के जग से पानी डाला जा रहा है, मिलीलीटर के जग से, तो कितना जग पानी डाला जाएगा। अब पहले लीटर को आपको मिलीलीटर में बदलना होगा, तो किलो हेक्टो डेका लीटर डेसी सेंटी मिलीलीटर, तो आपको पता है 1 लीटर बराबर होता है 1000 मिलीलीटर, तो 3000 मिलीलीटर बटे 50 कर देंगे, 5 छक 30, यानी कि 60 जग पानी डालना होगा, ठीक है ना। अब पूछेगा 4 लीटर दूध नापने के लिए 250 मिलीमीटर के नपने से कितनी बार दूध नापा जा सकता है। क्या बोला गया, 4 लीटर दूध नापने के लिए एक पौवा जो होता है, पौवा भैया 250 मिली वाला है ना, पौवा 250 ग्राम का होता है पौवा वैसे, तो अब 250 मिली से बोला गया है। इसमें क्या बोला गया है, अगर 4 लीटर दूध हमको मापना है 250 मिली लीटर से, तो बताइए कितना पौवा या फिर कितने बार दूध हमको डालना पड़ेगा 4 लीटर में। 4 लीटर 250 मिलीलीटर, 250 मिलीलीटर, 250 मिलीलीटर, 250 मिलीलीटर, तब तक जोड़ते रहेंगे जब तक 4 लीटर ना आ जाए। तो इस तरह कितनी बार हमने जोड़ा, तो बोलेंगे सर यह तो लीटर में मिलीलीटर में है, तो इसको भी मिलीलीटर में बदलिए, तो कहेंगे 1 लीटर बराबर 1000 मिलीलीटर, किलो हेक्टो डेका लीटर डेसी सेंटी मिलीलीटर भैया, तो 4000 बटे 250 कर देंगे, काट दीजिए, 25 चौका 100, 4 चौका 16 बार नपने से मापेंगे, ठीक है ना। चलिए खत्म चैप्टर, आगे चलते हैं। आयत वर्ग एवं त्रिभुज का क्षेत्रफल बताइए। आयत वर्ग एवं त्रिभुज का क्षेत्रफल बताइए। आयत वर्ग एवं त्रिभुज का क्षेत्रफल बताइए भैया क्या होगा। आयत वर्ग एवं त्रिभुज का क्षेत्रफल, अगर आयत है, यह आयत है, आयत में यह लेंथ होता है ब्रेथ होता है, क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, लेंथ गुणे ब्रेथ, ठीक है। परिमाप क्या हो जाएगा, यह अगर यह ब्रेथ है तो यह भी ब्रेथ, यह लेंथ। परिमाप का मतलब चारों तरफ का जोड़, L प्लस B प्लस L प्लस B, यानी कि 2L प्लस B यह परिमाप होता है किसी भी आयत का। एरिया क्या होगा, लेंथ गुणे ब्रेथ, लंबाई गुणे चौड़ाई। अगर वर्ग है
वर्ग में चारों भुजाएं समान होती हैं, यह, तो एरिया ए स्क्वायर यानी भुजा का स्क्वायर, परिमाप 4a, चारों भुजा को जोड़ दीजिए, a प्लस ए प्लस ए प्लस ए, 4a। ठीक है, अगर त्रिभुज की बारी आती है तो त्रिभुज में इस प्रकार के बनते हैं। अगर भुजा सारे के सारे समान हैं, अगर इसमें हाइट है कुछ तो बोलेंगे 1/2 गुणे हाइट गुणे आधार, 1/2 गुणे हाइट गुणे आधार। यह होता है दोस्तों किसका एरिया? त्रिभुज का एरिया होता है। अब यह डिपेंड करता है त्रिभुज किस प्रकार का है। समबाहु त्रिभुज है तो समबाहु के लिए दूसरा फार्मूला होता है, हमने बताया है, यहाँ पर टाइम लग जाएगा, इस वजह से हम पूरा डेरिवेट नहीं कर रहे हैं, यूपी टेट वाले क्लास में किया गया है। अगर आपको समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज का मतलब तीनों भुजाएं बराबर होती हैं, इसमें हाइट कितना आता है? हाइट निकालते हैं तो √3/2 इंटू साइड आता है। अब ये हाइट पता हो गया, अगर बेस ए है तो हाइट कितना हो गया? इतना। अगर इसका एरिया पूछा जाता है समबाहु त्रिभुज का तो बता देंगे √3/4 इंटू ए स्क्वायर होता है। अगर आपसे पूछा जाता है समद्विबाहु त्रिभुज का एरिया, जब दो भुजा बराबर होती हैं और एक भुजा बी होगा तो आप बोलेंगे b/4 रूट में 4a स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, यह होता है, नोट कर लीजिए, यह होता है दोस्तों किसका? समद्विबाहु त्रिभुज का एरिया। अगर विषम बाहु का पूछता है जिसकी कोई भुजा बराबर ना होती हैं, ए बी सी, भाई देखिए जो बच्चे फास्ट बोल रहे हैं, हमारा फास्ट पढ़ाने का एक मकसद है, आप इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए भाई। देखिए अब अगर आपको ए बी सी जिसकी सारी भुजाएं बराबर नहीं होती हैं इसका एरिया निकालते हैं तो पहले अर्ध परिमाप निकाला जाता है। परिमाप का मतलब तीनों भुजाओं का जोड़, अर्ध परिमाप का मतलब तीनों भुजाओं को जोड़ के आधा, तो a प्लस बी प्लस c/2 कर देंगे, या अर्ध परिमाप हो गया। अगर एरिया निकालना होगा तो आप हीरोज फार्मूला लगाते हैं, कौन सा? हीरोज। तो यस माइनस ए, यस माइनस बी, यस माइनस सी, यह होता है दोस्तों, इसको लिख लीजिए भैया, कॉपी पे लिख लीजिए। चलिए खत्म हो गया, ये भी चैप्टर खत्म। अब इसमें न्यूमेरिकल 1-2 कर लेते हैं। जैसे पूछा गया है किसी समकोण त्रिभुज का आधार 6 मीटर है, ऊंचाई 4 मीटर है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बताइए। अगर किसी समकोण त्रिभुज के जो ऊंचाई है वह 6 है, आधार 4 है, ऊंचाई हमको दे दिया गया तो पता है फार्मूला 1/2 गुणे 6 गुणे 4 कर दीजिए, 2 तिहाई 6, 3 चौको 12 एरिया हो जाएगा। ठीक है ना। पूछा गया एक आयत की लंबाई 4 सेंटीमीटर है, चौड़ाई 2 सेंटीमीटर, तो आयत का क्षेत्रफल बताइए। अगर कोई आयत है, आयत का लंबाई 4 है और चौड़ाई मतलब यह 4 है और यह 2 दिया है, तो आयत का क्षेत्रफल पूछ दिया, तो 4 दूनी 8 हो जाएगा भैया। 8 होगा, बताओ 8 हो जाएगा ना, बस हो गया। चलिए ये भी चैप्टर खत्म, चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर पर। वर्गीकृत आंकड़ों की बारंबारता बताइए। बारंबारता बंटन यह क्या होता है हम बताते हैं आपको, सिर्फ एक प्रश्न बताएंगे इस पे और खेला खत्म हो जाएगा। चलिए बारंबारता और बंटन जान लेते हैं। बारंबारता का मतलब ही होता है, भाई नाम से ही पहचान में आ रहा है हमको, एक मिनट छोटा क्यों नहीं हो रहा है, बार बार आना। क्या कहना भैया? बार बार आना। जैसे एक प्रश्न है हम दे दें आपको, पसंदीदा फल है या फल है, कौन कौन से फल हैं? जैसे आम है, सेब है, और आपका केला है, और आपका संतरा है भैया, ये इतने फल हैं। इसमें दिया है आपको खींची गई लकीरें, इसमें मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है। इसमें खींची गई लकीरें 1 2 3 4 5 6 7 8 है। इसमें खींची गई 1 2 3 4 5 है। इसमें खींची गई 1 2 3 है। अब आपसे पूछ रहा है लकीरों की संख्या बताइए। एक तो इस तरह के प्रश्न बनेंगे, तो आप बोलेंगे भैया इसमें 10 है, इसमें 8 है, इसमें आपका 5 है, इसमें 3 है। हो गया पहला प्रश्न। ऐसे ही और किस तरह के प्रश्न बनेंगे, जैसे प्राप्तांक दिया रहेगा, टैली चिन्ह दिया होगा, पूछेगा भैया छात्रों की संख्या बारंबारता में बताइए। तो आपको पता है बारंबारता का मतलब जो बार बार आया होता है उसी को टैली में हम लोग दिखाते हैं। जैसे अगर यहीं पर बोल दिया जाए या फल हैं, एक लाइन ऐसे खींच दिया जाए, तो आपका यह मतलब हो जाएगा छात्रों कि 4 तो होगा ही और 10 तो होगा ही, प्लस 1 इसमें और जोड़ देंगे, 11 हो जाएगा, है ना। इस तरह के प्रश्न आएंगे तो आप कर लेंगे भैया, बताइए कर लेंगे ना। चलिए अब आ जाते हैं, एक प्रश्न कर लेते हैं बारंबारता का, एक प्रश्न कर लेते हैं बारंबारता का भैया, है ना। जैसे एक प्रश्न दिया है वर्ग अंतराल यहाँ पे दिया है, वर्ग अंतराल दिया है, यहाँ पे दिया बारंबारता यह दिया गया है, ठीक है ना। अब यहाँ पे दिया है 100 से 125 तक, 125 से 150 तक, 150 से 175 तक, 175 से 200 तक, 200 से 225 तक, ठीक है छात्रों, इस तरह दिया है। अब इधर दिया है आपको, इधर दिया है 46 और दिया है 23 और दिया है 54 और दिया है 130 और दिया है 125, ज़्यादा नहीं लेंगे, 1 2 3 4 5, 3 2 5 हो गया, इस तरह के दिया है। पहला पूछा जा रहा है वर्ग अंतराल का माप क्या है।
अब सभी में वर्ग अंतराल बताने, देखिए 125 माइनस 100 25, 150 माइनस 125 25 का अंतर है कि नहीं, 175 माइनस 150 25 का अंतर, 200 माइनस 175 25 का अंतर। यानी कि जो वर्ग अंतराल है, पहला प्रश्न बनेगा कितने का वर्ग अंतराल है, तो बोलेंगे सर 25 का वर्ग अंतराल है। कैसे आया, उच्चिष्ट माइनस निम्निष्ट, तो 25 आ जाएगा, ठीक है ना, इस तरह के कर लेंगे। दूसरा प्रश्न है, किस वर्ग की बारंबारता सबसे अधिक है, किस वर्ग की बारंबारता सबसे अधिक है, बारंबारता सबसे अधिक भैया 130, यानी कि इसकी, तो लिख देंगे 175 से 200 का। अब तीसरा प्रश्न बनेगा, किस वर्ग की बारंबारता सबसे कम है, बता दीजिए भैया किसका कम है, इस वाले का कम है सबसे, ठीक है। अगला प्रश्न बनेगा, वर्ग अंतराल 200 से 225, 200 से 225 की उच्च सीमा व निम्न सीमा क्या है, 200 से 225 का उच्च सीमा और निम्न सीमा क्या है, तो बोलेंगे उच्च सीमा 200 है और निम्न सीमा, सॉरी उच्च सीमा 225 है, उच्च सीमा 225 है और निम्न सीमा 200 है। छात्रों लिख लीजिए, कॉपी पे लिख लीजिए भैया, लिख लीजिए भैया कॉपी पे। चलिए इस तरह के प्रश्न बनेंगे, अगर आपको डाउट होगा तो एक क्लास बताइएगा और ले लेंगे इस पर। बारंबारता में कुछ नहीं होता है साथियों, बस आपको दिमाग से पढ़ लेना है। जिनको थोड़ा सा कन्फ्यूजन होगा वो तुरंत कमेंट कर देंगे व्हाट्सएप पे। चलिए अगले चैप्टर पे आ जाते हैं। अगला चैप्टर है सर्वांग समता का समरूपता नियम, है ना, सर्वांग समता का नियम पूछा जा रहा है आपसे। जैसे सर्वांग सम क्या होता है पहले यह समझना चाहिए आपको, मतलब कि अगर त्रिभुज दिया है, त्रिभुज दिया है, जैसे हम बात करें एक त्रिभुज यह है, एक त्रिभुज यह है, दो त्रिभुज हैं, इसका यह 60 डिग्री है, यह 60 डिग्री है, यह मान लेते हैं हम लोग 30 डिग्री है, मान लेते हैं 90 डिग्री, भाई 90 डिग्री ना हो लेकिन मान लेते हैं, मान्य किया जाता है। यह अगर हो 60 डिग्री, यह भी 30 डिग्री, यह आपका 90 डिग्री, लेकिन भुजाएं देख रहे हैं आप, भुजा अगर यह 5 है, यह 4, यह एक मिनट, यह 5 है, यह 4 है, यह 3 है, तो अगर हम इसके कंपेयर में इसको ले लेते हैं, मान लेते हैं बहुत बड़ा, यह बहुत बड़ा है, या फिर इसी को ले लो 5 4 3, इसको ले लीजिए 12, इसको ले लीजिए 16, इसको ले लीजिए 20। अब इसका मतलब सर्वांग समता का नियम यह होता है कि अगर थीटा थीटा यानी कि दो एंगल बराबर हैं, दो एंगल बराबर हैं तो तीसरा बराबर होगा, तीसरा बराबर होगा। अगर दो साइड बराबर है तो तीसरा बराबर होगा। अगर एंगल साइड बराबर है तो तीसरा या फिर एंगल या फिर साइड बराबर हो जाएगा, यह चीज। अब 60 के सामने क्या है 12, इसमें 60 के सामने क्या है 3, 3 से कितना गुना है 12, तो बोलेंगे 3 गुणे 4, सर 4 गुना है, मतलब कि 4 रेशियो में बड़ा है। देखिए सारे वैल्यू क्या 4 रेशियो में बड़े हैं, देखिए तो वापस से यह है 4, 30 के सामने 4, इसमें 30 के सामने 16, तो क्या 4 से 16 कितना गुना बड़ा है, तो बोलेंगे 4 गुणे 4, 16 गुना, मतलब 4 गुना बड़ा है, मतलब यह भी सही हमारा रेशियो बराबर आ रहा है भाई। यहाँ भी 4 गुना बड़ा, यहाँ भी 4 गुना बड़ा, इसको देख लीजिए मामला फिट होगा। 90 के सामने 20, यहाँ पर 5, 5 चौके 20, भैया 4 गुना तो हर तरफ बड़ा है, यानी कि रेशियो में 4 गुना या ज्यादा है, बस यही होता है सर्वांग समता। अब इसका सर्वांग सम निकालना है तो बोलेंगे अगर यह ए है, यह बी है, यह सी है, यह आपका पी क्यू आर है, तो हम क्या करेंगे भाई, देखिए क्या करेंगे, इसमें क्या कर लेंगे, यहाँ पे ए बी 30 के सामने वाली भुजा ए बी बटे 30 के सामने वाली भुजा पी क्यू, 60 के सामने वाली भुजा ए सी, 60 के सामने वाली भुजा पी आर बराबर 90 के सामने वाला भुजा बी सी, 90 के सामने वाला भुजा क्यू आर, यह आपस में बराबर होंगे, रेशियो इनका लिख लीजिए। एक चीज और बताते हैं, जब भी आपको रेडियस दिया रहता है, दो सर्कल हो, दो भुजा हो, दो कुछ भी हो, और उसका रेडियस दिया है R1 R2, तो आपको याद रखना है एरिया जस्ट इसका स्क्वायर होगा, यानी कि अगर एरिया की वैल्यू निकालना होगा A1 का और A2 का तो इसका स्क्वायर कर देंगे। जैसे अगर रेडियस का रेशियो दिया है R1 और R2 का 5/3, तो अगर एरिया पूछेगा तो एरिया A1/A2 बराबर होगा R1/R2 का होल स्क्वायर, यानी कि अगर R की वैल्यू 5 है और R1 की वैल्यू 5, R2 को 3 है तो 5/3 का होल स्क्वायर कर देंगे, A1/A2 का आ जाएगा, A1/A2 यानी कि 5/25/9 बराबर एरिया का रेशियो आ जाएगा। छात्रों यह बताएंगे यूपी टेट में, वैसे बता दिया गया है। यह था भैया सर्वांग समता का नियम। समान कोणिक त्रिभुजों की किन्हीं दो संगत भुजाओं का अनुपात सदैव समान होता है, चाहे उनके माप कुछ भी हो जाएं। इसको भी नोट कर लीजिएगा, क्या बोला गया, समान कोणिक त्रिभुजों की किन्हीं भी दो भुजाओं का संगत भुजा बराबर होते हैं। समान कोणिक का मतलब समझ रहे हैं, मतलब कि अगर बोला जा रहा है यह चीज, यह और यह, अगर यह समान कोण है, यह भी 60, यह भी 60, यह भी 60, यह भी 60, तो यह वाली भुजा जो है ना यह बराबर होगी, यह वाली भुजा बराबर होगी, या
अगर कोण बराबर है तो भुजा दोनों बराबर, या फिर अगर यह बेस लाइन है, यह वाली भुजा बराबर है लंबाई में, अगर यह 5 है यह 5 है, दोनों एंगल भी बराबर होंगे। ठीक है ना, यह चीज़ याद रखिएगा। बस भाई खत्म कहानी इसका भी। चलते हैं लास्ट चैप्टर, त्रिभुज के संदर्भ में सर्वांग समता क्या होता है। भाई त्रिभुज के संदर्भ में तो बता रहे थे, हो गया, कहानी खत्म। अब आपको कोई कंफ्यूजन हो तो आप एक वीडियो बताइएगा, उस पर बन जाएगा। वैसे अब तो हमने कुछ नहीं छोड़ा, इसमें सब कुछ बता दिया छात्रों, इसमें आपको कुछ नहीं करना है। बस आपको अब कॉन्फिडेंस के साथ इस वीडियो को 2 से 3 बार 4 बार जितनी बार देख सकते हैं उतनी बार देखेंगे, फिर जाएंगे भैया। क्योंकि देखिए बहुत ज़्यादा पसीना पसीना तो हो गया, लेकिन आपका सिलेबस पूरा कंप्लीट करा दिया गया। मैराथन 2 घंटे से कम ही का हुआ, लेकिन हम तो पूरा ये कॉन्फिडेंस के साथ कर सकते हैं। इसके बाहर, इस कॉन्सेप्ट के बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आने वाले हैं छात्रों। आपको ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट। बस आप एक काम करिएगा, यह वीडियो अभी समय है, मतलब आज अगर हमारा 12 तारीख है तो 12, 7, 4, 16, 4 दिन का समय है, 4-5 दिन का समय है आज का लेके। तो 5 दिन में कम से कम नहीं तो 4 से 6 हज़ार इस पर व्यूज आ जाने चाहिए। आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है शेयर करना। अगर आप शेयर नहीं करते हो तो आप हमारे साथ धोखा करते हो छात्रों, क्योंकि आपके कहने से हमने इसे बनाया और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है आप शेयर करें। क्योंकि आप अगर इसको शेयर करते हैं तो आपके लिए कहीं ना कहीं जरूर प्रभु सुनेगा छात्रों, जरूर सुनेगा। बस मेहनत करते रहिए और यूपी टेट के लिए चिंता मत करिए। आपका पूरा एग्जाम खत्म हो जाता है तो यूपी टेट शुरू करेंगे, और कल से हम लोग मैराथन लगाएंगे दोस्तों 4th सेमेस्टर के मैथ के लिए। मात्र 3 से 4 दिन में मैथ खत्म हो जाएगा पूरा टोटल, और अभ्यास भी करा देंगे। और इस क्लास के लिए 2nd सेमेस्टर के लिए अभी 4 दिन समय है। अगर आपको लगता है सर ने ये क्वेश्चन छोड़ा है तो आप सारे बच्चे यूट्यूब पर या फिर इस कमेंट बॉक्स में या फिर आप फेसबुक पेज पर या फिर आप व्हाट्सएप पर प्रश्न की संख्या हमें दे दीजिए, उस वही प्रश्न हम करा देंगे जो आपको कन्फ्यूजन है। ठीक है ना, बस हमारे कहने का मतलब यह था, पूरा का पूरा 2nd सेम फिनिश। ठीक है, कहीं नहीं पढ़ने की जरूरत है। और यही सिर्फ मेरा चैनल है और कहीं मेरा चैनल नहीं है, इसको मानिएगा। कुछ लोग हैं जो चुतियापा का काम करते हैं, बोला जाता है ना, तो वीडियो चुराना, अपने पे डालना, ये सारी काम गंदा काम हुआ करते हैं। या फिर मेहनत के लिए, मतलब उनका मेहनत मतलब कुछ नहीं है, पैसा सबसे बड़ा है, मेहनत उनके लिए कुछ नहीं है, सबसे बड़ा मेहनत होता है। इसको दिमाग में रखिए, पसीना बहाया जा रहा है सिर्फ आपके लिए, तो आपका काम है शेयर करना। और ज़्यादा शब्द हम नहीं कहेंगे। यूट्यूब पे तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो डीएलएड कर रहे हैं, डीएलएड वाले को पढ़ा रहे हैं। भाई हम बता रहे हैं ना, बहुत सारे लोग ऐसे हैं, आपके जानने में, आपके ना जानने में बहुत सारे लोग हैं। तो उनके लिए अब वो जाने उनको क्या करना क्या नहीं करना, उनसे लेना देना नहीं हमें। बस आप लोग कॉन्फिडेंस के साथ अच्छे से पढ़कर इसे 2 से 3 बार जाइएगा। नमस्कार, अलविदा, और ऑल द बेस्ट अगेन।